हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आज की जो कहानी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें हमारी फीमेल लीड का नाम डोरिम है। डोरिम एक बहुत स्वीट, इनोसेंट और पुअर सी गर्ल है। ऑल्दो वो बहुत हार्ड वर्किंग है, एक ही टाइम पर तीन तीन जॉब्स करती है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रही है। उसकी एक ही फैमिली है और वो है उसकी दादी माँ, जिन्होंने उसे पाल के बड़ा किया है। और उसके मॉम डैड की तो उसके बचपन में ही डेथ हो गई थी, वो समुद्र में डूबकर मर गए थे। ऑल्दो उसकी लाइफ में बचपन से लेकर अब तक इतनी सारी प्रॉब्लम्स चलती आई हैं, लेकिन फिर भी वो एक जिंदा दिल और स्वीट सी इंसान है। दूसरी तरफ हमें हमारे मेन लीड को दिखाते हैं, जिसका नाम है कांगजू। कांगजू एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है और कोरिया के एक बहुत बड़े ताइयंग ग्रुप का फ्यूचर का हायर होने वाला है। वो अभी अभी विदेश से अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आया है, लेकिन बिजनेस को लेकर अभी से ही बहुत सीरियस है और उसने सारी प्लानिंग की हुई है कि किस तरह से अपनी कंपनी को उसने ऊपर लेकर जाना है। और यहीं पर ही हम एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं, जो कि कियोंग है। जी हाँ, ये कियोंग डोरिम की हम शक्ल है और एक्चुअली कांगजू की फियांसी भी। लेकिन कांगजू को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ इसको एक पपेट के तौर पर लेता है, क्योंकि इन दोनों की मैरिज अरेंज की गई है इनकी फैमिलीज की तरफ से और ये एक बिजनेस मैरिज होने वाली है। उधर डोरिम आज जब अपने काम पर जाती है, डाइविंग करके कुछ सी फूड निकाल रही थी कि यहीं पर ही वो एक गर्ल को देखती है जो कि समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी। वो जाती है और उसको बचाकर बाहर ले आती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या, उस गर्ल की शक्ल में हमें कोई आत्मा दिखाई दे रही है। और एक्चुअली ये आत्मा की स्टोरी बहुत पुरानी है। ये एक श्राप है जो कि कांगजू की फैमिली को हॉन्ट कर रहा है बहुत सालों पहले से ही। कांगजू की फैमिली में ऐसा था कि उनके बड़े बेटे की जो फर्स्ट वाइफ होती थी उसकी हमेशा से डेथ हो जाती थी वेडिंग के फौरन बाद ही, और ऐसा उसकी कई पीढ़ियों के साथ होता आया था। और एक्चुअली ये शराब अभी तक उनका पीछा कर रहा है। इसका मतलब है कि कांगजू जो अपनी फैमिली का बड़ा बेटा है, उसकी होने वाली वाइफ कियोंग, उसके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब हमें दिखाते हैं कि जब डोरिम उस लड़की को बाहर निकाल कर लाती है तो वो काफी मिस्टीरियस सी दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर वो एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि मैं बेवफाई की डसी हुई हूँ, और जाते जाते थैंक्स करके डोरिम को एक ब्रेसलेट भी देकर जाती है और बोलती है कि अगर तुम ये पहने रखोगी तो ये तुम्हारा लकी चार्म साबित होगा। अब उसके बाद डोरिम अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, एक जगह फूड डिलीवर करने जा रही होती है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वो देखती है तो एक लड़के पर ईंट गिरने वाली थी। वो उसे उस पत्थर के गिरने से बचा लेती है और खुद के हेलमेट की वजह से उसका काफी बीच बचाव हो गया था। और ये लड़का, इसका नाम जंग इह्योन है। ये इह्योन एक्चुअली कियोंग का भाई है, उसका स्टेप ब्रदर। लेकिन जैसे ही ये देखता है डोरिम को तो हैरान रह जाता है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरी सिस्टर की जैसी है, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है। उसे अपना कार्ड दे देता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े, तुमने मेरी जान बचाई है तो मुझे हेल्प के लिए बुला लेना। उसी समय हमें कियोंग को दिखाते हैं, वो एयरपोर्ट पर आए हुए कांगजू का वेलकम करती है, उसे अपने साथ लेकर जा रही थी। लेकिन कांगजू उससे बिल्कुल उखड़ा उखड़ा रहता है, उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है, लेकिन वो भी बहुत बेरुखी से। और इसके साथ ही हमें कांगजू की सेक्रेटरी को भी दिखाते हैं, जिसका नाम रूमी है। एक्चुअली वो कांगजू की बचपन की फ्रेंड है, उसका कांगजू पर क्रश भी है। फिर भी कांगजू उससे शादी नहीं कर रहा, बल्कि उसकी फैमिली ने कियोंग के साथ उसकी शादी अरेंज कराई है। इसी बात को लेकर रूमी को बहुत बुरा लगता है और वो कियोंग से मन ही मन में काफी नफरत करती है। आज आते ही कांगजू कियोंग के साथ डिनर करता है, लेकिन ये सारा कुछ प्री प्लान था। वो वहाँ पर एक बिजनेस पार्टनर से मिलना चाहता था, जिसके साथ मिलकर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। और उन्हीं मैडम को इम्प्रेस करने के लिए उसने कियोंग को वो नेकलेस गिफ्ट किया था। वो जैसे ही वो नेकलेस देखती है तो इमोशनल हो जाती है। उनके हस्बैंड ने बहुत सालों पहले उनको इसी तरह का एक नेकलेस गिफ्ट किया था। अब ये बात जैसे ही कियोंग को पता चलती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांगजू से पूछती है कि ये सारा कुछ तुम मेरी भावनाओं से खेल रहे हो, सिर्फ बिजनेस की खातिर। तो वो बोलने लगता है कि ये सारा कुछ एक बिजनेस ही है, हमारी शादी भी एक बिजनेस है और तुम मेरी पपेट हो। अगर तुम्हें ये बनना कबूल नहीं है तो इनकार कर दो शादी से। अब उसके बाद वो अपने एक मॉल में पहुंचता है। वहां का विजिट करते हुए रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को वो तुरंत ही फायर कर देता है, क्योंकि उससे सिगरेट की स्मेल आ रही थी। वो कहता है स्मोकिंग यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जबकि कियोंग का बहुत मन करता था कि वो कांगजू से कोई रिश्ता ना रखे, क्योंकि ये शादी एक मजबूरी थी। पर उसकी मम्मी उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हें हमारे बिजनेस के हालात का तो पता है, इसलिए हमें ताइयंग ग्रुप की कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, ये शादी होकर ही रहेगी। कांगजू की फैमिली अपने पुरखों के टाइम से
एक मेंशन टाइप की जगह पर रहती है जो कि बहुत पुराने महल की तरह का दिखता था और आज भी वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए वहीं पर ही आया हुआ था। वो लोग बहुत खुश थे कि उनका बेटा लौट आया है और अब वो बिजनेस को संभालेगा क्योंकि डैड की हेल्थ अब इतनी अच्छी नहीं रहती थी। और फिर हमें पता चलता है कि कंगजू का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम कंगिन है। कंगिन बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था और उसका एक अपना म्यूजिक बैंड था जो कि कोरिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी जा रहा था। और यहाँ पर हमारी फीमेल लीड डोरिम भी उसकी फ़ैन होती है और उसी की ही फ़ोटोज़ लगाकर अपने स्टॉल पर अक्सर बहुत ज़्यादा सेल्स भी कर लिया करती थी फ़ैन गर्ल्स को बुलाकर। और उसके बाद हमें एक शमन को दिखाया जाता है। ये शमन कंगजू की फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चॉय फैमिली हमेशा उनसे मशवरा करके ही अपने सारे इंपॉर्टेंट टास्क किया करती थी और ये उनके पुरखों से चला आ रहा था। आज इसी शमन के पास वही आत्मा आती है और उसे कहती है कि एक लेडी तुम्हारे पास आएगी, जो भी पूछे उसे सच सच बता देना। और बस उसके जाते ही वहाँ पर वही लेडी आती है जो कि कियोंग की मम्मी थी और वो उसे कुछ पैसे देकर उनसे पूछती हैं कि जो अफवाहें मैंने सुनी हैं चॉय फैमिली के बड़े बेटे की शादी को लेकर, क्या वो सच है। अब वो क्या जवाब देता है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी सीन शिफ्ट हो जाता है। डोरिम बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल थी और इसके साथ साथ वो फाइटिंग में भी बहुत अच्छी थी। कंग फू और मार्शल आर्ट्स उसने सीखा हुआ था और जब भी कोई उसके पैसे मारने की कोशिश करता था तो वो उनकी ठीक ठाक ठुकाई लगाकर अपने पूरे पैसे निकलवा लिया करती थी। वो इतनी मेहनत अपनी दादी के लिए कर रही थी क्योंकि चाहती थी कि अच्छी जगह से उनका इलाज करा सके और उसने बहुत अच्छी सी सेविंग्स भी कर रखी थी। लेकिन उसे एक शॉक मिलता है जब पता चलता है कि जहाँ पर वो अपनी सेविंग्स वाले पैसे डिपॉजिट कराया करती थी वहाँ पर चोरी हो गई है और एक लेडी सारे पैसे लेकर भाग गई है। अब उस बेचारी को बहुत बुरा लगता है, उसे लगता है कि मेरी लाइफ ही अपसाइड डाउन हो गई है और इसी शॉक की वजह से उसकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें कियोंग को दिखाते हैं। उसकी मुलाकात रूमी से होती है जो कि उसे बहुत सारी बातें लगाती हैं और उसे साफ साफ ये कह देती है कि बेशक कंगजू शादी तुमसे करने वाला है लेकिन उसकी नज़र में तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी एक पपेट हो। और ये तो उसने मेरे सामने भी बोला है। नेक्स्ट डे कंगजू के वेलकम के लिए और उसे कंपनी का नया हेड बनाने के लिए एक बहुत ही ग्रैंड सेरेमनी रखी गई थी, लेकिन इस सेरेमनी से पहले ही कियोंग गायब हो जाती है। वो ये सारा कुछ छोड़कर वहाँ से भाग चुकी थी और इसी वजह से कि वो उस फंक्शन में अपीयर नहीं हुई, मम्मी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कंगजू की मम्मी के सामने। वो सॉरी करती हैं कि मेरी बेटी की तबीयत खराब थी इसलिए वो नहीं आ सकी, लेकिन मम्मी कहती हैं कि मैं जल्द ही फैमिली डिनर पर दोनों फैमिलीज़ की मीटअप रख रही हूँ और उसी में ही हम शादी को भी डिस्कस करेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पर कियोंग को कहाँ से लाएं। उधर बेचारी डोरिम वो बहुत मजबूर हो गई थी। उसके जहन में वही आता है कि मैंने एक बहुत रिच बॉय ई हियोन की एक दफ़ा जान बचाई थी और उसने कहा था कि हेल्प की ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। वो उसी को ही कॉल कर देती है और कहती है कि मेरे सिर पर बहुत घातक चोट लगी है, इसीलिए मुझे मेडिकल के कुछ पैसे दे दें। ऑल्दो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी और उसी टाइम पर ई हियोन भी उसे तलाश करता हुआ वहाँ पहुँच चुका था क्योंकि इस टाइम पर उसे अपनी सिस्टर की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी। वो डोरिम से मिलता है और उसे पता चलता है कि इसकी क्या क्या मजबूरियां हैं और इसी बात को लेकर वो उसे अपने घर आ जाता है और एक बहुत बढ़िया ऑफर देता है। उसके दादी के इलाज का जिम्मा लेता है और उसके बदले उसे भारी कंपनसेशन भी देता है। साथ साथ उसे थोड़े दिन उसके घर पर रहना होगा और कियोंग की जगह लेनी होगी जब तक कियोंग वापस नहीं आ जाती। अब नेक्स्ट डे वो उसे बहुत सुंदर सा रेडी कर देते हैं और यहाँ पर डोरिम बिल्कुल उसी गेटअप में आ चुकी थी जिसमें हमेशा कियोंग रहा करती थी। अब वो लोग उसे फैमिली मीटअप के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने सारे लोगों की और सब चीज़ों की पहचान करा दी थी कि कियोंग किस तरह से बिहेव करती है और कैसे उठती बैठती है। लेकिन उस रेस्टोरेंट में एक दफ़ा वो रेस्ट रूम में जाती है और यहीं पर ही उसे वो लेडी नज़र आ जाती है जिसने उसकी सारी सेविंग्स ली थी और उसे फ्रॉड करके भाग गई थी। वो वहीं पर ही उसे पकड़ लेती है और पकड़ते ही उसकी ठुकाई लगाना स्टार्ट कर देती है। पर उसी समय ऊपर से कंगजू आ रहा था। इससे पहले कि वो उसे इस हुलिये में देखता ऐसी हरकतें करते हुए, वो तुरंत ही उस लेडी को वहाँ से भागने को कह देती है। अब कंगजू उसे अपने साथ अंदर लेकर जा रहा था कि यहीं पर ही उसकी हील्स मुड़ती हैं। वो गिरने वाली थी कि उसकी टाई का सहारा लेती है और यहीं पर ही उनकी एक एक्सीडेंटल किस हो जाती है। ये देखकर कंगजू तो गुस्से से पागल होने लगता है और उस पर चिल्लाता है कि तुमने मेरे से कैसे मिसबिहेव किया, तुम्हें पता भी है मैं ताइयंग ग्रुप का हायर हूँ। लेकिन डोरिम भी उसे फुल नखरे दिखाती है और कहती है कि गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। अब ये सारा समय खाना खाते हुए भी उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। एक तो उसकी फर्स्ट किस इस लड़के ने चुरा ली थी जो कि इंतहाई खड़ूस इंसान है और दूसरी इस बात का कि इसी लड़के की वजह से वो फ्रॉड वुमन उसके हाथ से निकल गई है।
अब दोनों फैमिलीज तो वहां से चली जाती हैं और कहते हैं कि कांगजू और कियोंग दोनों अकेले समय बिताएं, लेकिन कांगजू को कहाँ उसकी परवाह थी। वो भी अपनी फैमिली के निकलते ही वहां से निकल जाता है और कहता है तुमने बहुत मिसबिहेव किया, मेरी टाई को ऐसे पकड़ा जैसे किसी कुत्ते का पट्टा हो। वेल, अब जैसे तैसे डोरिम घर पहुंचती है। उसे पता चलता है कि यहाँ की मेड आजकल छुट्टी पर है, तो वो घर की सारी साफ सफाई भी कर देती है और नेक्स्ट डे उसने एकदम जबरदस्त सा ब्रेकफास्ट भी रेडी किया हुआ था। वो कुकिंग में बहुत अच्छी थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके स्टेप ब्रदर जिसका नाम जंग ह्यून था, उससे उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। जितना कांगजू एक खड़ूस इंसान था, उतना ही ह्यून एक स्वीट इंसान था। वेल, अब एक दिन सासू माँ कियोंग को अपने घर पर बुलाती हैं और कहती हैं कि कांगजू को जानने के लिए उसकी पसंद और नापसंद की मैंने एक लिस्ट बनाई है और ये तुम अच्छे से देख लो, एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। कांगजू के पास ज़्यादा समय नहीं होता, आई होप तुम अंडरस्टैंड करोगी। और उसके बाद वो उसे कांगजू के कमरे में भी भेज देती हैं। वो वहाँ पर स्वर्ड और उसका कॉस्ट्यूम देखती है तो खुद वो पहनकर ट्राई करने लगती है। किसी बीच ऊपर से कांगजू आ जाता है जो उससे कहने लगता है कि दुनिया के सामने तुम कितनी सोफिस्टिकेटेड और सीरियस बनती हो, लेकिन तुम्हारी असलियत ये है जो हमेशा अकेले में ही खुलकर सामने आती है। अब वो उसे दीवार से लगाता है और उसके क्लोज आ ही रहा था, कितने में उसे कहने लगती कि बेशक मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, लेकिन शादी से पहले ये सब कुछ मैं गलत मानती हूँ और आइंदा मेरे क्लोज आने की हिम्मत ना करना। और साथ ही साथ उसको एक लगा भी देती है। वेल, अब एक बार तो वो चली गई थी, लेकिन 2 दिन बाद दोबारा से उसे उसी हवेली में आना पड़ता है, जहाँ पर अब की बार बहुत सारे रिलेटिव्स भी आए हुए थे क्योंकि कांगजू के ग्रैंडफादर की आज बरसी थी और बहुत से लोगों से उसे वहाँ पर इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है। यहाँ पर वो बहुत वेल मैनर्ड बिहेव कर रही थी और सारे कामों में उनकी हेल्प भी कर रही होती है। वहाँ के सब सर्वेंट्स भी ये देखकर हैरान थे कियोंग सब कामों में कितनी एक्सपर्ट है और किचन के काम तो बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन वो ये झूठ बोल देती है कि ये सारा कुछ उसने कुकिंग क्लासेस से सीखा है। यहाँ पर वो सर्वेंट्स के बीच काफ़ी घुल मिल गई थी काम करते हुए और यहीं पर ही वो कुछ गॉसिप्स करते हुए भी उन्हें सुन लेती है, लेकिन उन गॉसिप्स की उसे कुछ भी समझ आती उससे पहले ही सासू माँ उसे साइड पर बुला लेती हैं और कहती हैं कि ये सर्वेंट्स हैं, इसीलिए इनसे फासला रखो, वरना इन पर ऑर्डर कैसे जमाओगी कल को। लेकिन इनफैक्ट वो ये नहीं चाहती थी कि कियोंग उनकी फैमिली पर होने वाली उस शराब की हकीकत जाने। अब डोरिम अंदर चली जाती है और वहां पर एक दादी थी जो कि कांगजू की रिलेटिव लगती थी। उनकी तबीयत कुछ खराब लग रही तो डोरिम उनकी पूरी हेल्प करती है और उसके बाद उनके कपड़े भी चेंज कराती है। इन दी एंड वो वहां पर सो गई थी तो वो सोचती है कि आज इतना काम किया है, मैं भी थोड़ी चपकी लगा लेती हूँ। और फिर इनफैक्ट कांगजू उसे तलाश करता हुआ वहां पहुंच जाता है और उसे जगाता है, लेकिन जगाने से पहले वो काफी देर तक उसे बैठा बस देखता ही रहा था। वो जब उठती है तो उसे झूठ बोल देता है कि तुम इतने बड़े बड़े खराटे लेती हो, कोई लड़की भी ऐसे करती होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। और फिर उसके बाद जब वो लोग वहाँ पर रस्म कर रहे थे, सारे लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। इसी बीच कांगजू और डोरिम की टक्कर हो गई थी, वो एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए थे, लेकिन वहाँ पर रूमी पहुंच जाती है जो ये देखकर बहुत डिसहार्ट होती है और तुरंत ही बाहर भागती है। अब कांगजू कहने लगता है कि तुम कितनी बुरी हो कियोंग, तुमने ये सारा कुछ रूमी को जलाने के लिए किया था ना। लेकिन बेचारी डोरिम को कियोंग, रूमी और उसके साथ साथ कांगजू, इनकी लव ट्रायंगल का कोई अंदाजा नहीं था। अब कांगजू के पास जब रूमी बैठी हुई थी तो उस पर काफी गुस्सा करती है और कहती कि रिश्ता तो हमारा होना चाहिए था, लेकिन ये कियोंग कहाँ से टपक आई और तुम लोग मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन कांगजू कह देता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करूंगा, जहाँ पर उन्होंने कह दिया बस वही होगा। वो उसे रोकती है और मनाने की कोशिश करती है कि यही सीन वहाँ खड़ी डोरिम देख लेती है और एक दफा तो कांगजू डर गया था कि कियोंग ने ये देख लिया, अब वो बहुत शोर मचाएगी। वो उसे एक्सप्लेन करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन यहाँ पर वही आत्मा हमें दोबारा से नजर आती है जो कि एक जपाके से गुजर गई थी और उसी को ही फॉलो करते करते डोरिम एक जगह पर आती है जहाँ पर उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी तो वो उसकी हेल्प करती है और उसका पीछा करते करते कांगजू भी वहाँ पहुँच गया था। तो वो उस बिल्ली को दफनाने के लिए उसे कहती है कि तुम यहाँ पर ज़मीन खोदो। वो कहता है मैं ताइजंग ग्रुप का मालिक, ऐसे काम करूँगा। तो वो बोलती है अब तुम अमीर हो तो इसका मतलब है कि तुम फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हो कि एक गड्ढा खोद सको। वो तो उसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं करती थी। कियोंग तो उसके सामने हमेशा दबी दबी रहती थी, लेकिन डोरिम हर बात पर उसे सुना दिया करती थी और अब वहाँ पर वो उस बिल्ली की कब्र बनाती और उस छोटे किटन को अपने साथ ले जाती है। और कांगजू तो बस ये सोच सोच कर हैरान था कि मैं ताइजंग ग्रुप का हायर, उस लड़की ने मुझसे गड्ढा खुदवाया, ये कैसे पॉसिबल है, मैं क्यों उसकी बातों में आ गया।
फिर हमें मिस्टर चॉय को भी दिखाते हैं। उनकी जो वाइफ बनी थी, उनकी पहली वाइफ, उसकी अपनी वेडिंग के फौरन बाद डेथ हो गई थी और वो उसकी याद में हमेशा एक पॉइंट पर जाया करते थे। आज भी वो वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उस लड़की के डैडी उसे मिलते हैं जो कहते हैं कि अब 30 साल हो गए, उसको भूल जाओ और अपनी लाइफ को खुशी खुशी आगे बढ़ाओ। लेकिन हमेशा से उनकी यादों में वही लड़की थी जो उसका फर्स्ट लव थी और उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ को वो जगह कभी भी नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी और इसी वजह से वो भी हमेशा दुखी रहती। अब नेक्स्ट डे एक इंटरव्यू था और उसी के सिलसिले में कांगजू ने कियोंग को भी बुलाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर वही गर्ल जिसे उसने फायर कर दिया था, वो गुस्से में उस पर टमाटर फेंकती है, लेकिन उसे बचाने के लिए डोरेम आगे आ जाती है जो कि खुद पर वो टमाटर खा लेती है। अब रूमी उसे साइड पर ले जाती है और उसे कपड़े चेंज करा रही थी। यहाँ पर वो उसे जली कटी बातें भी सुना रही होती है कि एक एम्प्लॉय वहाँ पहुँच जाती है जिसका नाम जिंजू था। एक्चुअली ये जिंजू डोरेम के गांव से ही थी और उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। वो उसे देखकर पहचान लेती है, लेकिन वो नाटक करने लगती है कि जैसे उसे जानती ही नहीं। अब दोबारा से डोरेम एकदम रेडी हो गई थी और कियोंग बनकर वो इंटरव्यू देती है जहाँ पर कांगजू और वो दुनिया के सामने बिल्कुल एक हैप्पी कपल बनकर बैठे हुए थे और अपनी प्यार भरी कहानी सुना रहे होते कि किस तरह से इसने मुझे प्रपोज किया और मैंने तुरंत ही से यस बोल दिया। पर ये सब सुनकर डोरेम को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये कांगजू कितना दोगला इंसान है। इतने में वो लोग उसे कहते हैं कि आप हमें पियानो बजाकर सुनाएं, क्योंकि कियोंग इस सब में बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर जिंजू उसकी हेल्प करती है और पानी लाते हुए पियानो के ऊपर पानी गिरा देती है ताकि उसे परफॉर्म ना करना पड़े और उसका ये नाटक चलता रहे। अब डोरेम साइड पर जाकर जिंजू से मिलती है और उसे सब सच बताती है कि किस तरह से मेरी कियोंग से शक्ल मिलती थी, इसीलिए मुझे उससे रिप्लेस कर दिया गया है जब तक वो कियोंग वापस नहीं आती। और कियोंग भी इसी वजह से यहाँ से भागी थी क्योंकि ये कांगजू बहुत सड़ा हुआ और खड़ूस इंसान है। अब बाहर जाकर डोरेम उसी एम्प्लॉय से मिलती है जिसे फायर कर दिया गया था। उसने उस पर टमाटर भी फेंका था, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती, उसे अच्छे से मिलती है और उसकी सारी परेशानी भी सुनती है कि किस तरह से वो इतनी मजबूर है और उसके छोटे बहन भाई हैं जो कि अनाथ हैं। वो अंदर जाकर यही बात कांगजू को बताती है और उससे कहती है कि इस लड़की की हेल्प करो, इस तरह से एक गलती पर तुम उसे फायर नहीं कर सकते, उसने 3 साल यहाँ जॉब की है। पर कांगजू साफ इनकार कर देता है। अब इसके बदले वो भी उसे खरी खरी सुनाती है कि महंगे कपड़े पहनने से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि अपनी सोच और अपने व्यवहार से होता है, और तुम बहुत अमीर हो लेकिन वैसे बहुत छोटे। अब जैसे ही डोरेम घर जाती है तो पता चलता है कि इहियोन के हाथ पर चोट लगी है। वो उसकी हेल्प करती है और उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो टाई पहनने में दिक्कत फील कर रहा था तब भी जाकर उसकी हेल्प करने लगती है। ये सारा कुछ करने की वजह से इहियोन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि डोरेम बहुत अच्छी लड़की है। जबकि उधर कांगजू की मॉम बार बार कियोंग की मम्मी पर प्रेशर डाल रही थी कि हम जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं, ये सारी तैयारियां हम कर लेंगे, आप जरा भी फिक्र ना करें। अब डोरेम एक जगह देखती है कि वहाँ पर केक ईटिंग कंपटीशन हो रहा है और उसके फर्स्ट प्राइज में एक बहुत बड़ा टीवी मिलेगा। उसकी दादी के पास हमेशा से एक छोटा सा टीवी था और वो उनके लिए बड़ा टीवी खरीदना चाहती थी, तो उसी कंपटीशन में भाग लेने लगती है। लेकिन वहीं से ही गुजरती हुई कांगजू की मम्मी उनकी नज़र उस पर पड़ जाती है, तो वो भी भीड़ में खड़े होकर उसे कंफर्म करने लगती हैं कि ये वही है। लेकिन वो अपने फेस पर पूरा का पूरा केक लगा देती है ताकि पहचानी ना जाए, और कांगजू अपनी मम्मी को लेकर साइड पर चला जाता है। लेकिन उसके बाद वो पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हुए और कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो, थैंक्स गॉड मम्मी ने तुम्हें नहीं, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम चॉय फैमिली की बहू बनने वाली हो। अब वो रास्ते में भी परेशान था और रूमी से भी शेयर करता है कि कियोंग कितनी अजीब अजीब हरकतें कर रही है, कभी बिल्ली के बच्चे को बचाती है तो कभी केक ईटिंग कंपटीशन में लगी हुई होती है, ये कैसी हरकतें हैं। रूमी भी हैरान रह जाती है, वो बचपन से कियोंग को जानती थी, उसे तो बिल्लियों से एलर्जी थी और इसके साथ साथ उसने तो कभी मीठा पसंद ही नहीं किया था, तो ये सब क्या है। उसे शक होने लगता है और वो सीधी जिंजू के पास जाती है कि उस दिन तुम इसे किसी और नाम से बुला रही थी। लेकिन जिंजू कहती है कि उसकी थोड़ी बहुत शक्ल मेरी एक बचपन की फ्रेंड से मिलती थी, लेकिन हाँ मुझे कंफर्म हो गया कि कियोंग तो कोई और है, मुझे गलती हुई थी। पर रूमी ने बदला लेने के लिए वही केक ईटिंग वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी और इसके बदले ऑफ कोर्स डोरेम को बहुत सारी डांट पड़ती है, एक तो कियोंग की मम्मी से भी और उसके बाद ऑफ कोर्स कांगजू के घर से भी पड़ेगी। यहाँ पर मम्मी इहियोन को डांटती है और कहती है कि अभी तक तुमने कियोंग को क्यों नहीं ढूंढा, इसलिए कि वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, अगर सगी बहन होती तो कब की तलाश कर लेते। दूसरी तरफ कांगजू ने भी ये पता चला लिया था कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर रूमी ने ही वायरल कराई है। वो उसे डांटता है और कहता है कि अगर एक और ऐसी गलती की तो अपनी जॉब कहीं और तलाश कर लेना। आज कांगिन का एक कॉन्सर्ट था और उसी कॉन्सर्ट को देखने के लिए डोरेम भी आई हुई थी, क्योंकि कांगिन ने उसे वहाँ इनवाइट किया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कांगजू भी यहाँ पर आ जाएगा।
एक दफ़ा बेचारी कियोंग भीड़ में गिर जाती है और यहाँ पर कंगजू आगे बढ़ता है और उसकी हेल्प करता है। उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया था। वो फिर भी उसका थैंक्स नहीं कर रही थी तो वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो दोबारा से उसे चोट पहुंचाती और धक्का दे देती है। वो सोचने लगता है कि ये कैसी फियांसी है। इतने में वो दोनों इकट्ठे कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं और उसके बाद कंगिन सबको इंट्रोडक्शन भी कराता है कि आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी फैमिली के 2 लोग पहली दफ़ा मेरा कॉन्सर्ट देखने आए हैं, उसके भाई और होने वाली भाभी। सारे लोग चीयर कर रहे थे और उनको बोलते हैं कि कंगजू किस हर, और वो भी सबके प्रेशर की वजह से उसे किस कर लेता है। अब यहाँ पर बेचारी डोरिम कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऑफ कोर्स उसे कैरेक्टर में रहना था, सारी दुनिया देख रही थी। अब नेक्स्ट डे एक स्पेशल दिन था इहियोन का, उसकी बर्थडे थी। लेकिन आज के दिन डोरिम को अपने इन लॉज की तरफ भी जाना था तो वो दिन का सारा समय वहाँ बिताएगी। यहाँ पर वो अंकल के साथ एक गेम भी खेलती है जिसमें वो दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर भी अंकल यहाँ पर डोरिम से हार जाते हैं और सारे लोग देखते हैं कि इन दोनों का बॉन्ड कितना अच्छा जा रहा है। और कियोंग जिस तरह की क्रेजी हरकतें कर रही थी उसकी वजह से अंकल का भी मन लगा रहता था। यहीं पर ही उसे एक नैनी के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअली बचपन में कंगजू के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके अपने ही ट्यूटर ने उसे किडनैप करा लिया था जिसकी वजह से वो शॉक में चला गया था और उसके बाद से लेकर अब तक वो बिल्कुल सीरियस दिखाई देता है। कभी भी किसी से नहीं घुलता मिलता, ना ही खुद के करीब किसी को आने देता है। फैमिली के बाद सिर्फ एक ही उसकी फ्रेंड है जिसका नाम रूमी है। ये सब सुनकर एक दफ़ा डोरिम को भी कंगजू पर काफ़ी तरस आता है कि बच्चे ने कितना कुछ सहा था। उधर हमें रूमी को दिखाते हैं, ओवरवर्क की वजह से उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे एक ड्रिप भी लग जाती है। यहाँ पर कंगजू उसे देखने के लिए आता है लेकिन वो उस पर गुस्सा करती है कि मैं सारा काम अकेले करती हूँ, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठा, और तुम बहुत मज़े से कॉन्सर्ट देखने गए हुए थे और कियोंग को वहाँ किस भी की थी पब्लिक के सामने। ये सारा गुबार वो उसके सामने निकाल देती है जिसकी वजह से एक दफ़ा तो कंगजू का भी मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कंगिन वो भी रूमी को मिलने के लिए आता है और उसे एक हेयर पिन लगा रहा था। लगता था कि वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं। डोरिम भी आ जाती है जो कि रूमी के लिए कोई खाना बना कर लाई थी, पर वो वही खाना डस्टबिन में फेंक देती है जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। यही बात वो जिंजू को भी जाकर बताती है कि किस तरह से कंगिन रूमी को एक पिन लगा रहा था। लगता है कि वो फ्रेंड से ज्यादा क्लोज है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पता चलता है कि कियोंग कहाँ है ये उसकी मम्मी बहुत अच्छे से जानती है। इनफैक्ट उन्होंने खुद ही उसे गायब कराया था। कियोंग के पास वो नेकलेस पहुंचा था तो वही आत्मा उसे मिलने के लिए आई थी और उसने कहा था कि तुम्हारी जान तो मैं लेकर रहूंगी क्योंकि तुम पहली बहू बनने वाली हो। और ये सारा कुछ बाद में शमन ने भी कंफर्म कर दिया था। अब इस बात के थ्रू कियोंग की मम्मी को पता चल चुका था कि चॉय फैमिली उनकी बेटी को बलि का बकरा बनाने वाली है। तभी उन्होंने फैसला किया था कि वो अपनी बेटी कियोंग को गायब करा देंगे और उसकी हम शक्ल गरीब सी सीधी सादी सी लड़की डोरिम को उसकी जगह पर ले आए थे। शायद उनके माइंड में यही था कि ये इसकी कंगजू से शादी करा देंगे और शादी के बाद इस लड़की की डेथ हो जाएगी और फिर जैसे ही वो शराब पूरा होगा उसके बाद अगली दुल्हन बिल्कुल सेफ होगी और वो कियोंग ही होगी। जबकि इहियोन आज अपनी बर्थडे के दिन बहुत सैड दिखाई दे रहा था और यहाँ पर वो डोरिम को बताता है कि एक्चुअली बर्थडे वाले दिन मेरी मम्मी जब मैं 7 साल का था तो 7 कैंडल्स लेकर आ रही थी मेरी जिद पर और यहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया था। कैंडल्स हाथ में लिए इसी जगह पर उनकी डेथ हुई थी। इसी वजह से वो कभी भी अपनी बर्थडे नहीं मनाता था और बहुत सैड नजर आ रहा था। वो आज ड्रंक भी हो गया था और ड्रंक होकर आज वो डोरिम के बाल सेट कर रहा होता है कि इतने में ऊपर से कंगजू आ जाता है और सोचने लगता है कि ये बहन भाई कितने क्लोज हैं। पर किसी न किसी वजह से इहियोन को शक हो गया था। उसे लगता था कि कियोंग कहाँ है ये मम्मी अच्छे से जानती है और इसी बात को लेकर उसने मम्मी के कमरे की तलाशी लेना भी स्टार्ट कर ली थी। उधर आज डोरिम एक जगह पर जाती है जहाँ पर फ्रेंड्स ने इकट्ठे लंच करना था। यहाँ पर रूमी भी थी और वो लोग उसे कहते हैं कि तुम अपने होने वाले हस्बैंड को क्यों नहीं यहाँ बुलाती, हम लोग इकट्ठे डिनर करेंगे। वो कंगजू को कॉल करती है लेकिन ऑफ कोर्स वो साफ इनकार कर देता है। तो रूमी बहुत बातें लगाती कि वो इसे प्यार करता तो कभी इनकार ना करता और फिर ये सारा कुछ रूमी पर ही उल्टा पड़ जाता है। जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो उसी टाइम पर कंगजू वहाँ पहुँच जाता है जो उन लोगों को इकट्ठे डिनर कराता है जिसकी वजह से रूमी बहुत जलने लगती है और इसी जलन में वो बार बार कंगजू को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी अपने पैरों से उसके पैरों को छूकर। लेकिन ये सीन डोरिम ने देख लिया था और वो यहीं पर ही उसका जूता भी छुपा लेती है और बाद में बेचारी नंगे पैर बैठी हुई थी, उठने की हिम्मत नहीं कर रही थी तो वो उसके सैंडल्स उसकी तरफ फेंक कर कहती कि तुम्हारा गरूर मैंने गिरा हुआ उठाया है। अब जब वो उसे ड्रॉप करने जाता है तो वो उससे साफ साफ पूछ लेती है कि ये रूमी तुम्हारी क्या लगती है।
तुम दोनों बहुत क्लोज लगते हो, क्या तुम दोनों का चक्कर चल रहा है मेरी नाक के नीचे? लेकिन वो साफ इनकार कर देता है, उसे जैसे उसकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो कहता है कि रूमी के बारे में सोचना बंद करो और अपने बिहेवियर पर गौर करो। मेरी पत्नी बनने वाली हो तो थोड़ा अच्छे से बिहेव किया करो। ये सारा कुछ कियोंग की मम्मी ने भी सुन लिया था और यहाँ पर वो डूरिम को टास्क देती है, तुमने रूमी को कांगजू के ज्यादा क्लोज नहीं होने देना, उनको अलग करने की कोशिश करो। अब एक दिन ई हियोन जानबूझकर उसी एरिया में जाता है जहाँ पर उसे शक पड़ा था कि मम्मी कियोंग को मिलने के लिए गई हैं, और वहाँ के एक सुपर स्टोर पर उसे वाकई कियोंग जैसी एक लड़की दिखाई देती है। वो उसका पीछा करता है। वो आगे आगे जा रही थी और उससे भागने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर एक दफा डूरिम की भी उस पर नजर पड़ती है और उसे लगता है कि ये लड़की एग्जैक्टली उसके जैसी ही दिखती है। वो तो उसे पकड़ते पकड़ते एक गाड़ी के नीचे आने वाली थी कि ई हियोन उसे बचा लेता है और कहता है कि माना कियोंग को पकड़ना जरूरी है, लेकिन तुम भी बहुत स्पेशल हो, अपनी परवाह किया करो। जबकि अब डूरिम ने पूरी नजर रखी हुई थी रूमी पर और कांगजू पर। उसे पता चलता है कि ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे और फिर रात को भी अपने वाले होटल में ही सोए थे ओवरवर्क की वजह से। उसे तो शक होने लगता है। वो तो उनकी गाड़ियों का भी पीछा करने लगती है और कांगजू का पीछा करते करते वो शहर से बाहर एक छोटे से घर में पहुंच जाती है। वो घर तो बहुत छोटा था, लेकिन उसका बाहर का लॉन बहुत बड़ा था। ये बहुत इंप्रेसिव सी जगह थी और लगता है कि अपने मन को शांति देने के लिए कभी कभी कांगजू यहाँ पर आता है। वो तो खिड़की से उस पर नजर रखे हुए थी और इमेजिन करने लगती है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर रूमी आएगी और वो उनको रंगे हाथों पकड़ लेगी। लेकिन बाहर सर्दी में जमती रहती और रूमी ने कहा वहां आना था। लेकिन कांगजू इस तरह से चालाकी करते हुए उसे पकड़ लेता है और फिर कमरे में लाकर बिठाता है, क्योंकि वो तो सर्दी से जमने वाली थी। उसे कहता है कि तुमने मुझे इतना नादान समझा हुआ है, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी हूँ कि तुम्हारे हाथों पकड़ा जाऊंगा। और फिर इसके साथ ही वो उसे बेड पर गिरा लेता है। पर यहाँ पर डोरिम को बहुत गुस्सा आया था। वो उसे पीछे धक्का देती है और कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तुम जिस तरह चाहे किसी का भी यूज कर सकते हो, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। वो भी उसे जाते जाते रोक कर कहता है कि मैं ताई यंग का हायर हूँ, तभी तो हमसे रिश्ता कर रही हो, वरना तुम्हें मुझ में क्या इंटरेस्ट? सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी बनने का स्टेटस हासिल करना चाहती हो, दैट्स ऑल। वेल, अब गुस्से से भरी हुई डूरिम वहां से वापस जा रही थी, लेकिन रात को फॉग होने की वजह से उसे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जो कि सेओल की तरफ जा रहा था, लेकिन वो गलत था। ये उसी आत्मा के काम थे जो कि उसे वापस उसी मैंशन की तरफ मोड़ देती है। अब वो उसी मुंह से वापस आ गई थी, लेकिन मान भी नहीं रही थी कि डर गई है और वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। वो कहती है कि मैंने सोचा तुमने खाना नहीं खाया होगा, खाना बना देती हूँ, और तो उससे प्याज भी कटवाती है। और उसके बाद वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी फेवरेट फूड क्या है, और उसके मुंह से बेध्यानी से निकल जाता है कि उसे सारी सी फूड बहुत अच्छे से पसंद है। लेकिन फिर याद आता है कि कियोंग को तो ये सब नहीं पसंद था, तो अपना रटा रटाया जवाब देने लगती है जो जो चीजें कियोंग को पसंद थी। अब खाना उसने बनाया था तो वो कांगजू को कहती है कि बर्तन तो तुम ही धोगे। वो हर बात पर यही कहता था कि मैं ताई यंग ग्रुप का मालिक हूँ, तो वो बोलती है तो क्या हुआ, क्या तुम बर्तन नहीं घिस सकते, चलो अच्छे से काम करो। और फिर ऐसा करते करते उसके कपड़ों पर कुछ गिर जाता है। अब वो अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज करके उन्हें धोने की कोशिश कर रही थी कि यहीं पर ही बेचारी का पैर फिसलता है और सीधी उसके गर्दन के ऊपर चोट लगी थी। कांगजू उसकी चीख सुनकर अंदर आ जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम तो मूव ही नहीं कर सकती, तुम्हें तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और वो बेचारी जो उस टाइम पर टॉवल में थी वो उसे कवर करने लगता है, लेकिन वो भी बहुत चीखती है और कहती है पहले लाइट्स भी ऑफ करो और उसके बाद अपनी आंखें भी बंद करो। फिर जाकर कहीं वो उसके कपड़े पहनती है और फिर वो हॉस्पिटल में आ जाती है। उसकी बहुत अच्छे से केयर करता है और पूरी रात जाकर उसके बाजू वाले बेड पर ही लेटा रहता है। डोरिम उसके इस बिहेवियर की वजह से सोचने लगती है कि इतना भी खड़ूस नहीं जितना मैं सोचती थी। कांगजू भी जब भी अकेले में होता था उसे कहीं ना कहीं वही डोरिम की हरकतें याद आती थी, तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती थी। उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा था और ये बात उसके बटलर अंकल भी फील कर रहे थे और साथ साथ उसके अपने डैड भी। उन्हें लगता था कि उनके बेटे की लाइफ में लव आ रहा है। अब नेक्स्ट डे वो डोरिम को कॉल करता है और कहता है कि आज डिनर हम लोगों के साथ करो, मम्मी बुला रही है तुम्हें। लेकिन वो साफ इनकार कर देती है कि आज मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन बिजी क्या थी, अपनी फ्रेंड जिंजू के पास गई हुई थी और वहां जाकर वो बहुत सारा ड्रिंक करती है और कहती है कि सस्ती वाली वाइन का अपना ही मजा है। अब वो यहाँ पर टुन हो गई थी और वो अपनी फ्रेंड के साथ एक विग भी लगा लेती है, बहुत सारा मेकअप करती है, अजीब सी ड्रेसिंग भी। उसकी फ्रेंड से मशवरे दे रही थी कि किस तरह की लड़की कांगजू को पसंद होगी, क्लासी और सेक्सी। और इतने में जिंजू के घर पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोन शार्क्स थे जो कि उससे अपने पैसे वसूलने आए थे। वो उस पर हाथ डालने की कोशिश करते कि यहीं पर ही डोरिम गुस्से में आ जाती और अपना सारा गजब उन पर ही निकाल देती, उनकी ठीक ठाक ठुकाई लगाकर। उसी टाइम पर रूमी भी जिंजू का घर तलाश करते करते वहां पहुंच गई थी उसकी खबर लेने के लिए।
क्योंकि वो कांग इन के साथ जुड़ी हुई है। इस बात को लेकर उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और उसने उसका पता निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर वो नए गेटअप की वजह से डोरिम को पहचान नहीं पाती और डोरिम पतली गली से निकल जाती है। अब वो जैसे ही घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके दरवाजे के बाहर गाड़ी लेकर कांगजू पहुंचा खड़ा है और उसे कॉल्स पर कॉल्स किए जा रहा है। वो उसे टकराई भी थी लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं सका और वो साइड पर जाकर सोचने लगती है कि मैं ऊपर कैसे जाऊं। अब वो एक डाल को पकड़कर उस पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में कांगजू को रियलाइज होता है कि जो लड़की मुझसे टकराई थी उसने तो वही ब्रेसलेट पहना हुआ था जो कि कियोंग पहनती है, और वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है इस तरह की हरकतें करते हुए। और यहीं पर ही उसका पैर फिसलता है और वो सीधी आकर कांगजू के ऊपर ही गिर जाती है। वो बोलता है तुम्हारे पास तो टाइम नहीं था, तुम बिजी थी ये हरकतें करने में। अब वो उसे दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए मैंगो फ्लेवर्ड केक लेकर आया हूँ, तुमने बोला था ना कि तुम्हें बहुत पसंद है। और वो मजे से वही केक खाने लगती है। साथ में उसे ये भी दिखाती है कि देखो मेरे पास भी शकरकंदी है और ये शकरकंदी बहुत मजे की लगती है अगर इसे किमची के साथ मिलाकर खाया जाए। यहाँ पर उस बेचारी को बहुत ठंड लग रही थी। वैसे तो कांगजू दिखाता था कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, लेकिन जाते जाते अपना कोट उतार कर उसे पहना कर ही जाता है। अब घर जाते ही वो अपनी हाउसकीपिंग से कहता है कि तुरंत ही मेरे लिए शकरकंदी और किमची मिक्स करके लेके आओ। वो खाता है और बहुत मजे की लगती है और तो और अपने डैड को भी जाकर खिलाता है और कहता है किसी अपने ने मुझे बताया था कि कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। अब नेक्स्ट डे एक कांड हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव रिंग थी जो कि कांगजू के डेस्क पर पड़ी थी। उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर को देनी थी, लेकिन वो रिंग मिसिंग हो जाती है और उसका इल्जाम उसके सेक्रेटरी किम पर लगता है, जिसे वो एक थप्पड़ भी दे मारता है। वो सेक्रेटरी किम उस पर रिपोर्ट भी हो जाती है और वो बताता है कि एक दफा ही मेरे हाथ से वो रिंग अलग हुई थी और वो टाइम था जब मैं जिंजू की हेल्प उसकी कुछ बुक्स गिर गई थी तब। अब यहाँ पर डोरिम तुरंत ही जिंजू के पास जाती है और उससे पूछने लगती है और हमें पता चलता है कि वाकई ये काम जिंजू ने किया था उन लोन शार्क्स को पैसा देने के लिए। जिंजू बहुत शर्मिंदा होती है और बार बार डोरिम से सॉरी करती है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये रिंग इतनी इंपॉर्टेंट होगी और इतना बवाल मच जाएगा। वो कहती है कि मैं जाकर वापस कर देती हूँ, पर उसे जिंजू की जॉब की परवाह थी। वो बोलती है कि तुम ना रखो वहाँ जाकर, मैं जाके रखती हूँ और कांगजू के कमरे में मैं तो आराम से आ जा सकती हूँ, किसी को कोई शक नहीं होगा। रिंग वापस मिल जाएगी तो ये प्रॉब्लम भी साथ ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सारा कुछ करते हुए उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। रूमी ने वहां पर कैमरा रख दिया था और फिर यही वीडियो वो जाकर कांगजू को भी दिखा देती है कि ऐसे ही रिंग तुम्हारे डेस्क पर नहीं पहुंची, बल्कि ये पहले तुम्हारी ही फियांसी ने चुराई थी और उसने वापस लाकर रख दी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अब वो ऐसा करता है कि तुरंत ही पहुंच जाता है और डोरिम से क्वेश्चन करने लगता है कि तुम किस तरह की हरकतें करती हो, तुम्हारी हर हरकत एक्सेप्टेबल थी, एक शरारत चोरी की ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और अब मुझे दोबारा से सोचना पड़ेगा कि मैं तुमसे शादी करना भी चाहता हूँ कि नहीं। अब इसी बात को लेकर मम्मी भी बहुत डांटती हैं और उसे कहती हैं कि तुम कियोंग जैसी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम इतनी रेकलेस कैसे हो सकती हो। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी असली कियोंग से भी फ़ोन पर बात करती हैं और कहती हैं कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, फिर भी देखो कांगजू की मम्मी ने शादी तोड़ने की बात ही नहीं की। इसका साफ यही मतलब है कि वो लोग तुम्हें ही बलि का बकरा बनाना चाहते थे। ये दुल्हन उन्हें चाहिए ही इसीलिए कि ये मर जाए और किसी और को इसकी जगह दे। अब नेक्स्ट डे जैसे ही कांगजू अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ पर जिंजू बैठी हुई थी जो कि उसे सारी की सारी हकीकत बता देती है कि ये चोरी आपके फियांसी ने नहीं की थी, बल्कि मुझसे गलती हुई थी और उसने मुझे और किम को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया है। जबकि कांगजू की मम्मी आज कियोंग की मम्मी को बुलाती है और उनसे कहती है कि हमारे शमन से मैंने मुहूर्त निकलवा लिया है और ये डेट होगी जब कियोंग की और कांगजू की शादी होगी। और इसके साथ साथ हमें ये बात भी पता चलती है कि कांगजू ने वही रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की को दोबारा से एक जॉब भी दिला दी थी और साथ ही साथ उसके अनाथ बहन भाइयों का भी ख्याल रखने का वादा किया था और उनकी एजुकेशन का भी जिम्मा ले लिया था। लेकिन ये सारा कुछ वो सीक्रेटली कर रहा था और कभी भी ओपनली अपने अच्छे कामों का या सिंपैथी वाले हार्ट का किसी के सामने शो नहीं करता था। अब डोरिम आती है और कांगजू से कहने लगती है कि अब तुम्हें जिंजू के थ्रू सारी हकीकत तो पता चल ही चुकी है, तुमने उस दिन मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया था, वरना मैं तुम्हें बताने वाली थी कि इस समय मेरी कोई गलती नहीं रिंग चोरी करने में। जबकि दूसरी तरफ हमें रूमी को दिखाते हैं, वो कांगजू की मम्मी के पास आती है और आज रोते रोते उनसे कह रही थी कि आप मेरी शादी क्यों नहीं कराती कांगजू से, आप अच्छे से जानती है कि मैं बचपन से उसे जानती हूँ और मेरी उसके लिए क्या भावनाएं हैं। लेकिन मम्मी उससे कह देती है कि वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं। इस टाइम पर अगर कोई गर्ल उसके लिए सूटेबल है तो वो कियोंग ही है और उसकी शादी उसी से होगी। और हाँ, कांगजू कभी भी मुझसे बगावत नहीं करेगा। लेकिन जाते ही जाते वो अपने मन में कह रही थी कि देखना रूमी, तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन अभी सही समय नहीं।
दूसरी तरफ हमें ई ह्योन को भी दिखाते हैं। वो आजकल डोरिम के साथ जब भी समय बिताता था तो उसे ऐसा लगता था कि वो उसके लिए फॉल कर चुका है। और तो और आज स्टोर पर उन दोनों को देखकर कोई लेडी कह बैठती है कि आप दोनों कपल हैं, तो यहाँ पर डोरिम कहती कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेकिन ये बात तो यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि ई ह्योन डोरिम के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ही चुका है। और फिर उसके बाद कुछ अनहोनी होती है, और वो ये थी कि मिस्टर कांगजू आ जाता है और डोरिम के पास आकर उससे सॉरी बोलता है और ये भी बताता है कि मैंने लाइफ में पहली दफा सॉरी किया है और मैं माफी तुमसे ही मांग रहा हूँ जिंदगी में पहली दफा। डोरिम पहले तो काफी गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी माफ करने वाली नहीं, लेकिन यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मेरी सिंसेरिटी का इसी से अंदाजा लगा लो कि कांगजू पहली दफा किसी से सॉरी कर रहा है, और ये बात सुनकर वो उसे माफ कर ही देती है। जबकि रूमी को अपनी तरफ से पूरी तरह से शक होने लगता है कि जैसे डोरिम और कियोंग को एक पर्सन नहीं बल्कि ये अलग अलग है, क्योंकि एक दफा उसने डोरिम की फाइटिंग वाली वीडियो देख ली थी जहाँ पर वो पैसे ना भरने पर कुछ लोगों को मार रही थी। उसका फेस तो इतना क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी समझ आ रही थी कि इसकी शक्ल कियोंग से बहुत मिलती है। और इसके साथ साथ जिंजू ने भी उसे पहले दिन पहचाना था, इसी वजह से रूमी अब उस पर नजर रखने लगती है। अब नेक्स्ट डे वो लोग अनाथ आश्रम गए हुए थे। वहाँ पर बच्चों में वो चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते कि यहीं पर ही रूमी ने कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ था, और वो ये था कि वो वहाँ पर कांग इन को बुला लेती है और कांग इन ने वहाँ पर एक सरप्राइज कॉन्सर्ट करना है। और इस कॉन्सर्ट में वो कहती है कि कियोंग भी परफॉर्मेंस देगी अपनी पियानो वाली। एक्चुअली ये सारा कुछ उसने उन्हें ट्रैप करने के लिए किया था, क्योंकि अगर ये असली वाली कियोंग नहीं तो ये पियानो नहीं बजा पाएगी। उधर ई ह्योन को दिखाते हैं, वो भी पीछा करते करते उस बिल्डिंग तक पहुंच चुका था जहां पर कियोंग छुप के रह रही थी, और वहां पर मम्मी कभी कभी उसे मिलने आती थी और उन्हीं का ही पीछा करते हुए वो वहां पर पहुंचा था। लेकिन इतने में उसे कॉल आ जाती है, एक तरफ से मम्मी की और दूसरी तरफ से डोरिम की भी, कि यहाँ पर वो पकड़ी जाने वाली है। एक कॉन्सर्ट है जिसमें उसे पियानो परफॉर्म करना है, अगर उसने ना किया तो उनका सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। वो जब कॉल पर बात कर रहा था तो यही बात पीछे खड़े हुए कियोंग भी सुन लेती है और वो फैसला करती है कि अब उसकी एंट्री का टाइम हो चुका है। उधर रूमी तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि अब इस कियोंग की शक्ल वाली लड़की का ड्रॉप सीन होने ही वाला है, लेकिन इतने में वो स्टेज पर आती है। थोड़ी घबराई दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके साथ ही जब वो पियानो बजाना स्टार्ट करती है तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और रूमी की शक्ल तो वहीं पर ही लटक जाती है। उसने इतनी सारी मेहनत की थी लेकिन सारा कुछ बर्बाद हो गया, ये तो असली कियोंग ही निकली। और फिर इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एंड टाइम पर कियोंग वहाँ पहुँच गई थी और उसने डोरिम के साथ मिलकर अपने कपड़े एक्सचेंज किए थे और उसकी जगह वही परफॉर्मेंस देने गई थी। डोरिम छुप गई थी। अभी ह्योन तो काफी गुस्सा करता है और कियोंग से कहता है कि तुम इस टाइम पर वापस लौटी हो, तुम कहाँ गई हुई थी, क्यों छुपी हुई थी। लेकिन मम्मी उसकी साइड लेती है और उसे बीच बचाव करा लेती है। और कियोंग ने भी यही बहाना लगाया था। वो कहती है कि बेशक मुझे गुस्सा आ गया था कांगजू की वजह से, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी शक्ल वाली कोई और लड़की कांगजू को किस कर रही है, उनकी वीडियो वायरल हुई, तो फिर मुझे भी गुस्सा आया और अपने प्यार की पोजेसिवनेस में मैं वापस आ गई हूँ। अब डोरिम जाती है और कियोंग से मिलती है, लेकिन कियोंग हमेशा से बहुत सड़ी हुई लड़की थी और वो भी उससे रूडली बात करती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोलूंगी, ये सब कुछ तुम पैसे के लिए ही तो कर रही हो। और इसके साथ साथ डोरिम उसे जाते जाते एक लिस्ट दे देती है और कहती है कि कांगजू और मेरे बीच ये सारा कुछ हुआ था, जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने इस पेपर पर लिख दिया ताकि कल को तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और फिर उसके बाद डोरिम सबको गुड बाय बोलती है और वहाँ से जाने लगी थी। जाते जाते मम्मी उससे बहुत अच्छे से मिलती है और इतनी उसकी केयर कर रही थी कि उसे लगने लगता है कि शायद ये भी मुझसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इनके मन में क्या चल रहा है। अब डोरिम सारी पैकिंग करती है और उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। इयोन जब उसके कमरे में आता है तो उसे कुछ खाली खाली सा फील होने लगता है। उसके मन में पता नहीं क्या आता है कि वो उसके पीछे दौड़ ही लगा देता है, लेकिन जब तक वो बस स्टैंड पर पहुंचा था वो वहां से जा चुकी थी, उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। अब डोरिम अपनी कैट लेती है और फिर उसके बाद वो सोचती है कि क्यों ना जाते जाते कांगजू को उसका कोट वापस कर जाऊं जो उसने सर्दी की वजह से उसे दिया था। अब वो जाती है उसी के ही मॉल में और रिसेप्शन पर वो कोट रख रही थी कि इतने में कांगजू वहां पर आ जाता है। वो उससे छुपने की खातिर एक साइड पर चली जाती है, लेकिन अपना बिल्ली वाला बॉक्स भूल गई थी, जिसके थ्रू कांगजू उसे पकड़ ही लेता है कि वो यहाँ पर लुका छुपी का खेल खेल रही है। अब फाइनली डोरिम ने आखिरी दफा कांगजू को देख ही लिया था। वो सोचती है कि पता नहीं मुझे कभी नजर आएगा भी कि नहीं, चलो अच्छा हुआ एक आखिरी मुलाकात हो गई। डोरिम तो बहुत भारी मन से जा रही थी, एक्चुअली उसे कांगजू से तो प्यार हो चुका था और कांगजू भी कहीं ना कहीं उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुका था। इस बात का भी हमें इस बात से कंफर्म हो जाता है क्योंकि वो उसकी याद में हमेशा बैठकर शकरकंदी खाया करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डोरिम ने उसे खाना सिखाया था। उधर कियोंग फंस जाती है, उसे फिश काटने को बोला जाता है, वो उसे काटा नहीं जाता और कुकिंग का तो उसे बिल्कुल ही ढंग नहीं था।
इसके अलावा वो जब मिलने के लिए जाती तो डैड उससे वही गेम खेलने को कहते हैं, लेकिन उसे तो उस गेम की ABCD भी नहीं आती थी। तो आज वो डैड से बहुत बुरी तरह हार जाती है, लेकिन मन ही मन में सोचने लगती है कि ये मेरे पीछे डोरिम कैसी बच्चों वाली हरकतें करती थी। लेकिन एक्चुअली इन्हीं बच्चों वाली और क्यूट हरकतों के पीछे ही तो कांगजू उसके लिए फाल कर चुका था। और उसने ना सिर्फ कांगजू बल्कि उसके डैड के दिल में भी जगह बना ली थी। इवन के सर्वेंट्स भी उसे पसंद करते थे। दूसरी तरफ डोरिम तो अपने गाँव में वापस पहुंच जाती है। बहुत दिनों बाद अपनी दादी से मिली थी, इसलिए बहुत खुश थी। लेकिन रात को उसे नींद फिर भी सुकून की नहीं आती। उसे बार बार कांगजू का ख्याल आ रहा था। तो नेक्स्ट डे वो बीच पर जाती है और वहाँ पर अपना वही ब्रेसलेट उतार कर फेंक देती है और कहती है कि कैसी गुड लक, इसके साथ कोई गुड लक नहीं। लेकिन इतने में वही लड़की ब्रेसलेट उठाकर उसके सामने अपीयर हो जाती है और कहती है कि तुमने क्यों फेंका ये, मैंने इतने प्यार से तुम्हें दिया था। एक दफा फिर से ट्राई तो करके देखो, देखना जैसे ये ब्रेसलेट पहनोगी तुम्हारे साथ जरूर कुछ अच्छा होगा। अब उसकी बातों में डोरिम आ जाती है। जैसे ही वो ब्रेसलेट पहनती है तो पीछे देखती है तो उसे मिलने के लिए कोई आया हुआ था और वो इहियोन था। उसे देखकर वो खुश हो जाती है। उसे लगता है वाकई ब्रेसलेट लकी है। अब इहियोन वहाँ पर आता है और दादी के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था और उनके साथ मिलकर खाना भी खाता है। इसके साथ साथ वो डोरिम को एक ऑफर भी देता है और कहता है कि मम्मी ने बोला है कि डोरिम के हम पर बहुत सारे एहसान है और इसके बदले में वो उसे सियोल में एक रेस्टोरेंट बना कर देना चाहती है। अगर वो और दादी वहाँ शिफ्ट हो जाए तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, उनका फ्यूचर बन सकता है। उधर रूमी को एक दफा कियांग पर से तो शक उठ चुका था, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ और सोच रही थी और वो ये था कि कोई तो राज है जो मुझसे छुपा हुआ है। अब वो ऐसा करती है कि घर की हाउसकीपिंग के पास जाती है, उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देती है, फौरन उसके सामने सारा कुछ उगल देती है कि इस हवेली का क्या राज है और यहाँ का शराब सुना है कि असली है। दूसरी तरफ डोरिम का बहुत मन कर रहा था कि वो भी जाए और सियोल में जाकर रहे। वो दादी से भी एक दफा बात करने की कोशिश करती है और दादी को तो ये लग रहा था कि शायद ये इहियोन के प्यार में ये सारा कुछ कह रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इहियोन इसे चाहता है और शायद ये भी जिस लड़के के बारे में सोचकर सारी सारी रात नहीं सो पाती वो इहियोन ही होगा। उधर रूमी को अब सारा राज तो पता चल ही चुका था कि आंटी क्यों कियांग की शादी इससे करा रही है। हालांकि रूमी को वो पसंद करती थी फिर भी उसे चूज नहीं कर रही। इसकी असल वजह यह है कि पहली दुल्हन ने तो मर जाना है। तो ऐसा करती है कि कियांग के पास आती है और उसे शादी का एक गिफ्ट देती है जिसमें एक नाइटी थी। लेकिन जाते जाते मन में सोच रही थी कि देख लेना ये नाइटी तुम पहन नहीं सकोगी, समय ही नहीं आएगा, उससे पहले ही ऊपर पहुंच जाओगी। उधर एक दफा कांगजू को ऐसा लगता है कि जैसे कियांग का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो तुरंत ही भागता हुआ नीचे आता है उसका पता करने के लिए। यहीं पर ही कियांग को इतना अंदाजा हो गया था कि कांगजू के रंग ढंग बदल चुके हैं। वो वैसा नहीं है जैसा वो पहले हुआ करता था। इसका मतलब है कि बीच में डोरिम ने कुछ ऐसा किया था कि वो डोरिम के लिए फॉल कर चुका है। उधर मम्मी एक दिन रात को चोरी चोरी पीछे वाले कमरों में जा रही थी जहाँ पर हमें अक्सर उस आत्मा को भी दिखाया जाता था। आज डैड उसे पकड़ लेते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है। वो वहाँ पर एक डायरी पढ़ा करती थी जो कि डैड की फर्स्ट लवर की डायरी थी और इसके साथ साथ वहाँ पर शू का एक पेयर पड़ा हुआ था। ये वो पेयर था जो कि उनके पुरखों में से एक दुल्हन का था जो कि खाई से नीचे गिरकर मर चुकी थी। उनकी ये जो बातें थी ये कांग जो भी बाहर खड़े सुन लेता है और फिर आकर मम्मी से पूछता है कि क्या ये सच है कि जो अफवाहें उड़ रही थी वो बिल्कुल ठीक है। अब मम्मी के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, वो तो रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। ये सब सुनकर कांगजू बहुत दुखी हो जाता है। वो तो कियांग यानी कि डोरिम से प्यार कर चुका था, वो उसे कैसे मरता हुआ देख सकता था। वो समझ गया कि इसीलिए मम्मी रूमी से मेरी शादी नहीं कराती थी, हालांकि वो रूमी को पसंद करती थी। अब वो रोते रोते एक जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली का मेमोरियल था और वहीं पर ही वो ये कह बैठता है कि मुझे तो लगता था कि मेरे पास दिल ही नहीं है, ना कोई भावनाएं है, लेकिन मैंने प्यार करना सीख लिया है, वो भी सिर्फ कियांग की वजह से, और अब मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। वो अपनी इसी तरह की दिल की बातें कहकर अभी मुड़ा ही था कि पीछे से एकदम से वो आत्मा दोबारा से अपीयर हो जाती है और पता चलता है कि कांगजू के सामने पहली दफा नहीं आई, बल्कि बचपन में जब वो किडनैप हो गया था तो इसको इसी आत्मा ने ही बचाया था। और यहीं पर ही हमें ये बात भी मालूम पड़ती है कि वो इस घर की और इस घर के मालिकों की रक्षक है। और यही बात उसने बचपन में कांगजू को बताई थी। कांगजू ने बचपन के बाद अब इतने सालों बाद पहली दफा उस आत्मा को अपने सामने देखा था। वो उससे कहता है कि तुमने तो हमेशा मेरी केयर की है और मुझे संभाला है, ये कैसे हो सकता है कि मैं ये मान लूं कि तुम मेरी दुल्हन की जान ले लोगी, तुम तो इस घर की रक्षक हो। अब वो उसे सीधा तो कोई जवाब भी नहीं देती, लेकिन इतना जरूर कह देती है कि इस घर का मालिक बनने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है और तुम बाकी किसी से भी डिफरेंट नहीं हो। अब उसकी इन बातों का क्या मतलब निकलता है कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कांगजू को, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाती है। उधर डोरिम ने अब दादी से बात की थी और दादी कहने लगती कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ सियोल जाने के लिए रेडी हूँ और हम वहाँ पर मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और रिच हो जाएंगे। दादी के भी कुछ सपने थे जो कि डोरिम पूरा करना चाहती थी। और उधर कियांग को अपने भाई इहियोन पर शक हो चुका था। उसे लगता था कि शायद ये प्यार में पड़ चुका है क्योंकि उसका व्यवहार पहले से बहुत डिफरेंट था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लड़की कौन है।
और यहीं पर ही हमें ये बात भी पता चलती है कि एक्चुअली मम्मी ने ये चाल इसीलिए चली थी ताकि वो डोरियम को लालच दे और वो दोबारा से सियोल में आ जाए। सियोल में आ जाएगी तो उनका शिकार बनना भी आसान हो जाएगा। और दूसरी तरफ कांगजू ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था और वो फैसला वो जाता है और कियोंग को सुना देता है। कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, मुझे पहले ही तुम में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ चुका हूँ, इसीलिए तुम्हारी और मेरी शादी कैंसिल। वो बहुत रोकती है और पूछती है कि ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। अब यही बात जब मम्मी को पता चलती है तो मम्मी कहती है कि चलो अच्छी बात है, इसी बहाने डोरियम को वापस बुलाने का बहाना मिल गया है। हम ये सारा इल्जाम डोरियम पर डालेंगे कि तुमने कुछ ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से उसने शादी से इनकार किया है। अब तुम अपनी जिम्मेदारी लो और उसे जाकर मनाओ। डोरियम भी इस टाइम पर रेस्टोरेंट देखने के लिए सियोल में ही आई हुई थी, तो वो मम्मी से मिलने के लिए आती है। मम्मी उसे डांटती है और कहती है कि तुमने जरूर कोई गलती की होगी जिसकी वजह से उसने शादी से इनकार किया है। यहाँ पर हियोन को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि ये कांगजू के पास वापस नहीं जाएगी, इसने अपना टास्क पूरा कर दिया, अब कियोंग आ चुकी है, वही सारा कुछ करेगी। लेकिन डोरियम भी सबसे बहुत हैरान थी और वो कहती है कि हाँ मैं जरूर जाऊंगी, आपकी मुझ पर बहुत एहसान है और आपकी ये परेशानी भी दूर करूंगी। अभी हियोन उसे लेकर जाता है, लेकिन जाते जाते भी उससे कह रहा था कि फिर से सोच लो डोरियम, तुम्हें यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, एक दफा इनकार करो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। लेकिन डोरियम उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और कांगजू से मिलने जाती है। लेकिन कांगजू पहले तो उसे अवॉइड करता है, पूरा दिन इंतजार कराता है और उसके बाद शाम को उसे मिलता है और वहाँ पर उसे बातों ही बातों में बहुत सख्ती से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम किसी भी तरह से मेरे काबिल नहीं हो और अगर तुमसे शादी की तो ये बिजनेस मैरिज क्या रहेगी, मेरे लिए नुकसान ही नुकसान। तुम लड़की किसी भी तरह से हमारे ग्रुप को संभालने के काबिल नहीं हो, तुम मुझे फायदा नहीं दे सकती, मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे फायदा देगी। और फिर जब ये बात डैड को पता चलती है कि कांगजू ने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया है तो ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। पहले तो अपनी पत्नी को डांटते हैं और कहते हैं कि अंधविश्वास की बातों पर तुम क्यों विश्वास रखती हो, ये सब अफवाहें थी, इन सब में कुछ भी सच्चाई नहीं है, इसलिए कांगजू को रोको, कियांग बहुत अच्छी लड़की है। फिर वो जाते हैं और कांगजू को भी समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम फजूल अफवाहों पर नजर ना रखो और अपने प्यार के लिए एक बड़ा फैसला लो। लेकिन वो कहने लगता है कि डैड आपने भी तो फैसला लिया था अपने फर्स्ट लव के लिए, तो आज किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ उसकी याद में, वो मर चुकी है। और फिर उसके बाद वो अपनी तरफ से कियोंग को भी फोन करते हैं कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। वो उसे कियोंग समझकर उसे बहुत सारी बातें करते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि कांगजू ने किस वजह से इस शादी से इनकार किया है। एक्चुअली हमारी फैमिली के बारे में ये र्यूमर है कि बड़े बेटे की पहली दुल्हन मारी जाती है शादी के बाद, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं। मेरे फर्स्ट लव के साथ भी यही हुआ था, लेकिन उसकी तो मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी और उसकी किस्मत में ये लिखा था, बाकी ये सब बातें झूठी हैं। कांगजू तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए ऐसा फैसला लिया है। तुम जाओ और उसको समझाओ कि ये सब झूठ है। और इसके बाद डैड ने एक और आदमी को भी पकड़कर निकाल लिया था और उससे एक 30 साल पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ था और वो ये था कि वो कांगजू की नानी का राइट हैंड था। और यहाँ पर डैड को शक होने लगता है कि कहीं कांगजू की नानी ने अपनी बेटी को उनके साथ फिट कराने के लिए उनकी फर्स्ट लव का मर्डर तो नहीं कराया था। वो इसी के लिए सबूत ढूंढने लगते हैं। उन्हें अपनी सास पर शक तो बहुत था, लेकिन पक्का सबूत उस आदमी से मुलाकात के बाद भी नहीं मिल पाया था। आजकल कांगजू की नानी सियोल वापस आई हुई थी। वो अक्सर अब्रॉड में रहती थी और अब वो अपनी सारी फैमिली से मिलना चाहती थी और वो यहाँ पर ये भी फरमाइश करती है कि मैं कियोंग से भी मिलना चाहती हूँ, जो कि हमारी होने वाली बहू है। अब सारी फैमिली जैसे ही उनके घर पर उनसे मिलने के लिए पहुंचती है तो पता चलता है कि आगे डोरियम पहले से ही खड़ी हुई है। सब उसको कियोंग ही समझते थे, तो वो हैरान थे कि रिश्ते से इनकार के बावजूद भी ये इतनी हिम्मत वाली है कि फिर से यहाँ पर पहुंची हुई है। उसने कांगजू से टक्कर लेने का फैसला किया था। वो यहाँ पर नानी से बहुत अच्छे से मिलती है और उनका भी दिल जीत लेती है हमेशा की तरह। और इसके साथ साथ वो अपने साथ कांगजू को भी कुकिंग पर लगा लेती है और उससे बहुत सारा काम भी कराती है और बातें भी सुनाती है। यहाँ पर वो बातों ही बातों में नानी को भी बता देती है कि आपका नवासा मुझसे आजकल थोड़ा सा नाराज है और इसे कहे ना कि मुझसे मान जाए। उधर रूमी ने जैसे ही सुना था कि कांगजू शादी से इनकार कर रहा है तो वो कियोंग के पास पहुंच जाती है और उसे जाते ही सारा सच बता देती है जो भी उसने सुना था। वो कहती है कि वो तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे पता चला है कि उनकी बहुत सारी पीढ़ियों से उस पर एक शराब चला आ रहा है और उसकी दुल्हन मर जाएगी। वो बोलती है कि देखो इस तरह की र्यूमर्स पर वो एतबार कर रहा है, क्या पुराने जमाने की बातें, तुम उसे मनाओ और उससे शादी कर लो। लेकिन ये सारी बातें पीछे खड़ा हियोन सुन लेता है और ये सुनते ही उसके तो कान खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है सारा का सारा खतरा डोरियम पर आने वाला है। उधर से नानी से मिलने के बाद वो लोग वापस जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कांगजू दोबारा से डोरियम से बहुत बुरा व्यवहार करता है।
उसे बीच रास्ते में उतार देता है और कहता है कि आइंदा से मेरा पीछा ना करना और ये मत समझो कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं अपना फैसला बदल लूंगा। उधर ई हियोन बहुत तड़प रहा था और उसने एक रिंग भी लेकर रखी हुई थी जिसके थ्रू वो प्रपोज करना चाहता था। अब यहाँ पर कियोंग को शक होने लगता है। वो वही स्पेशल वाली टाई निकालती है और मम्मी से पूछती है कि क्या आपको पता है ये किसने ई हियोन को गिफ्ट किया है। वो बोलती है डोरिम ने की थी उसकी बर्थडे पर। और बस यहीं पर ही वो समझ गई थी कि उसका भाई ई हियोन डोरिम से प्यार करता है। डोरिम बहुत लेट घर लौटती है और यहाँ पर ई हियोन पहले ही उसका वेट कर रहा था। वो आजकल जिंजू के घर पर रह रही थी। वो उसे रोक लेता है कि अब तुम और ये नाटक नहीं करोगी और इसके साथ ही रिंग निकालता है और उसके हाथ पर रख देता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। लेकिन कियोंग एक लम्हा भी नहीं सोचती और उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन सॉरी करके चली जाती है। और यहाँ पर हियोन को ये समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती कि उसे इनकार सिर्फ और सिर्फ कांगजू की वजह से किया गया है। अब जैसे ही वो घर पहुँचता है उसका फेस लटका हुआ था और यहाँ पर कियोंग उससे पूछती है कि तुमने कर दिया उसे प्रपोज। वो कहता है हाँ, और फिर मैं रिजेक्ट भी हो गया। वो समझ जाती है कि ये कांगजू के लिए फॉल कर चुकी है और इसीलिए उसके प्यार में पड़कर उसने मेरे भाई को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन मम्मी तो ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि उसके इसी प्यार को तो हम यूज करेंगे और उसे अपने जाल में फंसा लेंगे। देखना तुम मैं आगे क्या करती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे मम्मी डोरिम को बुलाती है और कहती है कि देखो हमें पता चल चुका है उस शराब के बारे में और उसके बाद कियोंग ने फैसला किया है कि वो इस फैमिली में शादी नहीं करेगी। और हाँ, तुम्हें भी अब कियोंग बनकर उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। कांगजू से दूर हो जाओ और उसके सामने भी कभी मत आना। और दोनों तरफ आग बराबर लगाने के लिए वो कांगजू के पास भी जाती है और उससे कहती है कि मुझे अब सारा कुछ पता चल चुका है, तुमने किस वजह से इनकार किया है। अच्छा हुआ मुझे मालूम पड़ चुका और अब मेरी कियोंग से मिलने की कभी कोशिश ना करना। उधर डोरिम को अपने नए रेस्टोरेंट के कागज मिल चुके थे। वो रेस्टोरेंट अब उसके नाम पर था। यहाँ पर उसने काम स्टार्ट करना था तो वो जिंजू को भी अपने साथ काम पर रख लेती है क्योंकि ऑफिस तो उसे निकाल दिया गया था उसकी गलती की वजह से। उनका फर्स्ट डे ही बहुत अच्छा गया था और उसके बाद ई हियोन भी वहाँ पर आता है। उसे मिलते हुए एक तो ऑकवर्ड सा लग रहा था लेकिन फिर भी वो था ही इतना स्वीट कि उसके साथ डोरिम बहुत अच्छे से पेश आती है। लेकिन दादी को तो बस यही नजर आता था कि जैसे ये उनका होने वाला दामाद है, तो वो हमेशा ही उससे बहुत स्वीटली बात करती थी। लेकिन एक दिन उनके रेस्टोरेंट पर मिस्टर किम आता है जो कि सेक्रेटरी था कांगजू का और उसकी बातों के थ्रू पता चलता है कि कांगजू आजकल सारा टाइम खोया रहता है, ओवर वर्क करता है, सोता भी नहीं ढंग से और खाना भी नहीं खा रहा। उसे समझ आ जाती है कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता और मुझे बुला भी नहीं सक रहा। और दूसरी तरफ वो हालत तो डोरिम की भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी भी दिन ब दिन हेल्थ खराब होती जा रही थी। वो ओवर वर्क करती थी और ढंग से सो भी नहीं पाती थी। एक दिन उसके रेस्टोरेंट को देखने के लिए मम्मी आती है। सुबह ही सुबह आई थी, अभी कस्टमर कोई नहीं था। वो उनके लिए कुछ बनाने के लिए एक दफा किचन में जाती है और यहीं पर ही वो बेहोश हो जाती है। वो उसे उठाती हैं और हॉस्पिटल ले जाती हैं। अब यही ठीक मौका था। वो तुरंत ही कांगजू को कॉल करती है और बता देती है कि किस तरह से कियोंग हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कियोंग नहीं डोरिम थी। वो भागा हुआ उससे मिलने के लिए आ जाता है और ऑफ कोर्स डोरिम से भी नहीं रहा जाता। वो भी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। उधर वो शमन भी उस रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था। यहाँ पर आते ही उसे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी और वो कहने लगता है कि आज का दिन यहाँ के ऑनर के लिए अच्छा नहीं, उसके साथ कुछ बैड लक चल रही है। पहले तो दादी ये सुनते ही उसकी पिटाई करते हुए उसे वहाँ से बाहर फेंक देती हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि डोरिम हॉस्पिटल में, तो उसे लगता है कि वाकई शमन ने ठीक कहा था। उधर कांगजू जब देखता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डोरिम उसका पीछा करती है। जाते जाते उसे रोकती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और ये सारा कुछ ई हियोन ने भी सुन लिया था। उसे लगने लगता है कि जब तक कांगजू है तब तक डोरिम के मन में मेरे लिए कोई जगह नहीं बन सकती। वो ये सब कुछ सुनकर बहुत हर्ट होता है। कांगजू का भी बहुत दिल टूटा था। उसने दूसरी दफा आज कियोंग को रिजेक्ट किया था। वो घर आकर काफी शोर मचाता है, चीजें तोड़ता है, लेकिन यहाँ पर डैड उसे एक थप्पड़ लगाकर कहते हैं कि अपने वरना सारी जिंदगी पछताते रहोगे। डोरिम का तो जैसे अब अपने मन पर काबू ही नहीं रहा था। वो ऐसा करती है कि एक फैसला लेती है, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला, और उसके बाद वो जाती है मम्मी से मिलने के लिए। वो अपना सारा कुछ दाव पर लगाने को तैयार थी। वो मम्मी से कहती है कि जुए की बाजी की तरह से मैं एक खेल खेलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कांगजू से शादी करूँ। अगर ये सारी अफवाहें सच्ची हुई तो कोई बात नहीं, मैं मरूंगी और उसके बाद आपकी कियोंग मेरी जगह ले लेगी। आपका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ना मरी, किसी तरह से बच गई, तो आप मुझे और कांगजू को हमारी जिंदगी जीने देंगी। अब मम्मी भी उसकी ये शर्त मान जाती है। मछली खुद जाल में फंस रही थी तो उन्हें क्या एतराज हो सकता था।
अब डोरिम का ये काम रह गया था कि उसने कांगजू को मनाना था। कांगजू उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन फिर भी जब उसके सामने आती थी तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाता था। वो उसे समझाती है और उससे कहती है कि ये सारी बातें झूठ भी तो हो सकती हैं, और क्या तुम मेरे बगैर जी सकते हो। इतने में वो गाड़ी रोकता है उसे बाहर निकालने के लिए, तो वो खुद को एक गाड़ी के सामने लाकर कहती है कि देखो ये मेरे ऊपर से भी गुजर सकती थी, लेकिन मैं बच गई। जिंदगी का क्या भरोसा है। अब यही बातें सोच सोच कर क्या हम सारी जिंदगी तड़पते रहेंगे। तुम एक चांस तो देकर देखो खुद को, क्या पता ये सारा कुछ झूठ हो, हम जितने दिन भी हैं इकट्ठे जिएंगे। और इसके साथ ही कांगजू भी उसे हक कर लेता है, चाहता तो वो भी यही था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे डोरिम जाती है कांगजू के घर पर। वहाँ पर वो उनकी एक बहुत पुरानी फैमिली की फोटो देखती है। उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में उसे वही गर्ल दिखाई देती है जिसने उसे वो ब्रेसलेट दिया था और उसने उसे डूबने से बचाया था। वो पूछती है कि ये कौन है, लेकिन मम्मी को भी उसके बारे में नहीं पता था। कहती है कि इस फोटो में बहुत सारे रिलेटिव्स थे और मैं सबको नहीं जानती। उधर कांगजू आज जाता है और कियोंग की मम्मी के सामने जाकर उनसे कहता है कि प्लीज अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता और वो भी मेरे बगैर नहीं। लेकिन मम्मी दोबारा से आगे से अकड़ दिखाती है, बल्कि उसके सामने वही नेकलेस रख देती है और कहती है कि तुम्हारा यही एक गिफ्ट था मेरी कियोंग के पास, ये लो और यहाँ से दफा हो जाओ। वो बेचारा नील डाउन भी करा था लाइफ में पहली दफा, लेकिन उसे इनकार ही मिलता है। डोरिम ने ये सारा कुछ बाद में मम्मी के मुंह से सुना था, तो उसे पता चलता है कि कांगजू उसकी खातिर घुटनों पर आया था। ये सुनकर उसे बहुत प्राउड फील होता है कि देखो वो मेरे प्यार में इतना डूब चुका है। एक लड़की के लिए इससे ज्यादा स्पेशल और कुछ नहीं होता कि कोई लड़का उसके लिए नील डाउन करे। अब वहां से वापस जाते जाते डोरिम को वही फ्रॉड वाली लेडी दिखाई देती है। वो हाथ धोकर दोबारा से उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन वहीं पर ही रूमी उसे देख लेती है, उस लेडी को छुपा लेती है और उसके बाद कियोंग को वहां से वापस भेज देती है। वो तो डोरिम को कियोंग ही समझती थी, लेकिन आज ये पहली दफा राज उस पर खुलता है उस लेडी के थ्रू कि डोरिम एक अलग इंसान है और कियोंग एक अलग इंसान है। डोरिम एक गांव की लड़की है जिसकी सारी सेविंग्स उस लेडी ने लूट ली थी। उधर शमन भी आज दोबारा से रेस्टोरेंट पर आया था और उसने जैसे ही डोरिम का हाथ में पहना हुआ वो ब्रेसलेट देखा था तो उसे याद आता है कि उस आत्मा ने भी यही ब्रेसलेट पहना हुआ था। ये देखते ही उसे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं और वो वहां से पहले तो दौड़े ही लगा देता है। जबकि आज डोरिम और कांगजू मिलकर फैसला करते हैं कि वो लोग शादी कर लेंगे और शादी के बाद ही सबको कुछ अनाउंस। अब शादी के लिए जाने से एक रात पहले कांगजू उसी पॉइंट पर आता है मेमोरियल के सामने। वो कहता है कि आप इस घर के मालिक की रक्षक हैं और इस घर का मालिक मैं हूँ, लेकिन मैं भी किसी की रक्षा करूंगा और वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैं उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा और उसका ख्याल भी रखूंगा। अब डोरिम मॉल में बैठी उसका वेट कर रही थी। सारे लोग वहां से जा चुके थे। इन दी एंड लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। वो डरने लगती है कि उससे पहले ही वहाँ पर लाइट्स ऑन होती हैं और वो थी चांद की शक्ल में। ये एक सरप्राइज था कांगजू की तरफ से अपनी डोरिम के लिए। वो उसके लिए एक धागा भी लेकर आया था और कहता है कि हम इसी की तरह से बिल्कुल जुड़े रहेंगे, बस हमें एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। और इसके साथ ही वो उसे किस भी करता है। अब उसके बाद वो उसे घर तक छोड़ने के लिए भी जाता है, लेकिन वो तो उसे कियोंग के घर पर छोड़ने गया था और यहाँ पर डोरिम के सामने ही कियोंग आकर खड़ी हो जाती है। और ये सारा मंजर अपनी आंखों से रूमी ने देख लिया था कि एक ही शक्ल की दो लड़कियां हैं। अब जब डोरिम अपने रेस्टोरेंट में वापस पहुंचती है तो उसके सामने वही लड़की आती है जिसने उसे ब्रेसलेट दिया था। ये वही आत्मा थी। आज वो अपने असली रूप में उसके सामने आती है और उसे खूब डरा कर कहती है कि क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो, चाहे इसके बदले तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े। डोरिम बहुत डर जाती है, लेकिन उससे कहती है कि बेशक मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन मैं कांगजू की दुल्हन बनूंगी। रूमी ने सारा कुछ देख लिया था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहती है। सोचती है कि कोई बात नहीं, ये डोरिम तो मरने वाली है, अब उसके मरने के बाद ही ये राज सारी दुनिया को बताऊंगी और कांगजू को भी दिखाऊंगी कि इस तरह से तुम्हें धोखा मिल रहा था। अब डोरिम अपनी दादी के सारे वो सपने पूरे करती है जो कि हमेशा से वो करना चाहती थी। उन्हें शॉपिंग कराती है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाती है। ये सब करते हुए उसे लग रहा था कि वो बहुत जल्द कांगजू से शादी करने वाली है, तो पता नहीं कौन सा दिन उसका जिंदगी का आखिरी दिन हो। वो जाने से पहले जिंजू को सब बता देती है कि क्या हकीकत है और इस तरह से मैं जा रही हूँ कांगजू से शादी करने के लिए। तुम दादी का ख्याल रखना अगर मुझे कुछ हो जाए तो, और हाँ ये राज है, किसी को भी मत बताना। उधर कांगजू ने भी अपनी शादी के लिए 2 रिंग्स खरीद ली थी, लेकिन वो अपनी मम्मी को सच नहीं बताता और उसके बाद अपने डैड के पास जाता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और वहाँ से निकल जाता है। उधर डोरिम भी जा रही थी अपना सामान पैक करके। दादी को यही बोलती है कि किसी काम से जा रही है, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। उसे जाते देखते हुए शमन वो दोबारा से कुछ सोचने लगता है और उसके मुंह से निकल जाता है कि ये अपनी मौत को गले लगाने जा रही है। और यही देखकर दादी दोबारा से उसकी बहुत पिटाई करती है और उसे बाहर निकाल देती है। अब वो जाते जाते इहियोन से भी मिलती है और उसे एक खाना भी देकर जाती है गिफ्ट में, और साथ साथ हक भी करती है और कहती है कि थैंक यू इस सब के लिए जो तुमने मेरे साथ अभी तक किया था, तुम बहुत अच्छे हो।
अब वो दोनों एक दूसरे शहर में चले जाते हैं जो कि हिल पॉइंट पर था। वहाँ पर वो दोनों चर्च में जाते हैं, चर्च में प्रे करते हैं और उसके बाद अपनी अपनी वाउज लेते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और इसके साथ ही वो दोनों एक कपल बन चुके थे, उन्होंने शादी कर ली थी। अब उसके बाद वो सारा दिन इकट्ठे बिताते हैं। यहाँ पर डोरियम की कुछ विशेष थी जो कि वो पूरी करना चाहती थी एक डेट की शक्ल में। वो दोनों मैचिंग ड्रेस भी पहनते हैं और उसके बाद स्ट्रीट फूड भी खाते हैं, इकट्ठे बहुत सारी बातें करते हैं, ढेर सारा एंजॉय करते हैं। और इसके साथ साथ कांगजू उसके लिए प्याज काटता है और वो उसके लिए डिनर रेडी कर दिया। यहाँ पर डोरिम शाम को थोड़ी सी डरी हुई थी। वो उससे पूछती है कि अगर कांगजू तुम्हें पता चले कि तुम्हारे किसी अपने ने तुमसे कुछ छुपाया था, बहुत करीबी इंसान ने तुम्हें धोखा दिया था, तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो कहता है कि मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, धोखे से ज्यादा मुझे किसी और चीज से नफरत नहीं। दूसरी तरफ ई हियोन को सारी हकीकत पता चल जाती है और उसे सबूत भी मिल जाते हैं जो कि वो जाकर कियोंग को दिखाता है कि तुम्हें मम्मी ने छुपाया हुआ था, ये देखो सबूत। और तुम लोगों की यही प्लानिंग थी ना कि डोरिम मर जाएगी और उसके बाद कियोंग उसकी जगह लेगी। इस तरह से मैं तुम लोगों को एक मासूम लड़की का मर्डर नहीं करने दूंगा। लेकिन बहाना वो यही बनाता है, कहता है कि अगर डोरिम ने ये सारी हकीकत अपने मरने से पहले ही कांगजू को बता दी तो फिर तुम्हारी क्या हैसियत रह जाएगी, तुम कहीं की नहीं रहोगी। यही बात वो अपनी मम्मी को फ़ोन पर करती और मम्मी कहती कि इस खतरे का मुझे पहले ही अंदाज़ा है और इसी वजह से मैं आज ही रात सुबह होने से पहले पहले ही डोरिम को ख़त्म कर दूंगी। मम्मी भी उस पॉइंट पर पहुंच चुकी और उन्हें इंतजार था कि या तो डोरिम खुद से ही मर जाए या फिर मैं उसे ख़त्म करके अपनी बेटी को उसकी जगह दूं। लेकिन इतने में, इससे पहले कि वो कुछ बुरा करती, वहाँ पर अचानक से उनके ड्राइवर को भी नींद आ जाती और साथ ही मम्मी को भी। वही आत्मा वहां से गुजर रही थी और उसी टाइम पर अंदर डोरिम उसके साथ कांगजू था। वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जबकि वहां दादी उन्हें एक बहुत बुरा सपना आता है कि जैसे उनकी डोरिम के साथ कुछ बुरा हो गया है और इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा डर जाती और एक बहुत छुपाई हुई चीज निकाल कर देखने लगती हैं। ये वही सैंडल था जो कि हमें स्टार्ट में दिखाया गया था कि चॉय फैमिली के पुरखों की दुल्हन का था। एक सैंडल इस वक्त उनकी हवेली में है तो दूसरा सैंडल यहाँ पर दादी के पास है। अब अगली सुबह हो जाती है। जैसे ही कांगजू उठता है, देखता है कियोंग उसके साथ नहीं, सिर्फ वो ब्रेसलेट वहाँ पर पड़ा हुआ है। वो बहुत तड़पता है और बस उसे आवाजें देता हुआ बाहर को दौड़ता है। उसी टाइम पर डोरिम खाई के किनारे पर खड़ी हुई थी और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं उसी आत्मा का। कल रात को डोरिम से आमना सामना हुआ था और उसने कहा था कि तुम मरोगी नहीं, तुम जियोगी। जो भी थी ये सारी अफवाह थी, ये अंधविश्वास था। मैंने कभी भी इनके पुरखों की दुल्हन को नहीं मारा था और ना ही मिस्टर चॉय के फर्स्ट लव को। लेकिन तुम ये जान लो कि तुम्हारी ये जिंदगी नर्क से भी बदतर बनने वाली है। क्या होगा जब कांगजू को तुम्हारी हकीकत पता चलेगी, वो क्या करेगा तुम्हारे साथ, बस ये सोच लो। उसी टाइम पर कांगजू दौड़ता हुआ आता है और आते ही कियोंग को हक कर लेता है और वो उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इसका मतलब है कि ये सब अंधविश्वास था। उधर ई हियोन भी उन्हें तलाश करता हुआ उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है, लेकिन मम्मी के एक स्पेशल आदमी ने उसे पीछे से वार करके बेहोश कर दिया था। जबकि अंदर डोरिम कांगजू को सब सच बताने वाली थी कि मैं कौन हूँ, मैं कियोंग नहीं हूँ। लेकिन इसके साथ ही कि वो ये बोलती, उसे एक कॉल आ जाती है और पता चलता है कि उसकी नानी हॉस्पिटल में और बहुत सीरियस है। वो लोग जैसे ही उन्हें देखने के लिए बाहर जाते हैं तो सामने मम्मी खड़ी हुई थी। यहाँ पर कांगजू को काफी शर्मिंदगी होती है, उनसे सॉरी भी करता है कि मैंने आपकी बेटी से शादी कर। यहाँ पर मम्मी एक बहाने से डोरिम को अपनी गाड़ी में बिठा देती है और कहती है कि हॉस्पिटल में टाइम पर पहुंच जाएगी, रास्ते में मैंने इससे कुछ जरूरी बात करनी है। और कांगजू से उसकी मम्मी के साथ जाने देता है। लेकिन यहाँ पर मम्मी का कुछ और ही प्लान था। डोरिम को कहने लगती है कि तुम्हें मेरी बात पर एतबार ही कैसे कर लिया, तुम जिंदा बच गई हो तो अब तुम्हारी जगह मेरी कियोंग लेगी और तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही उसे किडनैप करा देती है। उधर हॉस्पिटल में कांगजू के सामने कियोंग पहुंच जाती है और अब उसने डोरिम की जगह ले ली थी। अब वही उसकी वाइफ बनकर सबके सामने आएगी। अब वो उसे अपने साथ नानी से मिलने के लिए लेकर जाता है। नानी ने स्पेशली उसी की दुल्हन को बुलाया था और वो कहती है कि मैं इससे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जबकि रूमी आज पहुंच जाती है कांगजू की मम्मी के पास और उनसे कहने लगती है कि मैंने आपको एक बहुत बड़ा राज बताना है। और उनको वो सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह से दो गर्ल्स हैं, एक डोरिम और एक कियोंग, और आपके साथ खेल खेला जा रहा है। अब शाम को कांगजू कियोंग के घर पर आता है और उसने उसकी मम्मी को मनाना था, उन्हें फ्लावर्स देता है और उसके बाद दोनों मिलकर किसी तरह से मम्मी को मना लेते हैं। और मम्मी भी तो नाटक ही कर रही थी, तुरंत ही मान जाती हैं और कांगजू से कहती है कि बस मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। उधर ई हियोन उसी गाड़ी का पीछा कर रहा था जिसमें डोरिम को किडनैप किया गया था और वो फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डोरिम को खत्म करने का प्लान बनाया हुआ था। वो बेचारी बहुत जख्मी हालत में थी, उस पर बहुत टॉर्चर भी किया गया था और उसे बचाते बचाते ई हियोन बहुत मार खा बैठता है उन्हीं लोगों से जो कि डोरिम को खत्म करना चाहते थे। वो बस डोरिम की सुरक्षा कर रहा था।
अब इतने में मम्मी को कॉल आती है और पता चलता है कि उनका अपना ई हियोन इस सारे में बहुत जख्मी हो चुका है और हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो तुरंत ही उन दोनों को इकट्ठे समय बिताने का कहकर खुद वहाँ से निकल जाती है कि मुझे इम्पोर्टेंट काम है। वहाँ पर डोरिम ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रो रही थी कि इतने में जैसे ही मम्मी पहुँचती है तो ऊपर से कांगजू की मम्मी भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये कियोंग है? नहीं है। और इतने में वो अपने बेटे को कॉल करती है और उससे कहती है कियोंग से बात कराओ। एक लड़की उधर बोल रही थी और एक सामने बैठी हुई थी। वो कहती है तुमने मुझसे खेल खेला था, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? यहाँ पर ये वाली मम्मी भी उसे कह देती है कि तुमने भी तो मेरी बेटी को बलि का बकरा बनाने का फैसला किया था ना, तो मैंने तुमसे डबल गेम खेल ली। और उसे ब्लैकमेल करने के लिए उनके पास रिकॉर्डिंग भी थी जो कि थी नानी की। यहाँ पर नानी कांगजू की वाइफ से, जो कि उस टाइम पर कियोंग बनी हुई थी, उसे सारा कुछ बता चुकी कि किस तरह से वो अपनी बेटी की शादी कराना चाहती थी मिस्टर चॉय से, लेकिन उन्होंने अपने फर्स्ट लव से शादी कर ली। और फिर उसके बाद वो इंतजार में नहीं थी कि वो लड़की खुद ही मर जाएगी, अपनी मौत मरेगी, लेकिन वो तो मरी ही नहीं थी। तो फिर अपनी बेटी का रास्ता साफ करने के लिए उन्होंने खुद अपनी गाड़ी से उसे टक्कर देकर मार दिया था। वो कहती है कि मैं एक मर्डरर हूँ और मैंने ही उसकी डायरी का आखिरी पेज भी फाड़ दिया था जिस पर उसने सब लिखा था कि ये सब अंधविश्वास है और इनकी फैमिली पर कोई भी शराब नहीं। उसी डायरी का आखिरी पेज भी और उनकी रिकॉर्डिंग भी कियोंग ने रखी हुई थी। अब वो यहाँ पर मम्मी को ब्लैकमेल करती है कि ठीक है फिर चैलेंज लो, अगर हमारा सच सामने आएगा तो फिर पूरा सच सामने आएगा और मिस्टर चॉय तुम्हारे साथ क्या करेंगे कि उनके फर्स्ट लव को उनकी ही सास ने मारा था। तो अब मिसेस जॉय के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, वो सिर्फ और सिर्फ एक खामोश तमाशाई बनकर बैठ गई थी और सारा खेल एक्चुअली कियोंग की मम्मी के हाथों में चला गया था और सब डोरियां वही हिलाएंगी। दूसरी तरफ ई हियोन के बारे में पता चलता है कि उसका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा है, लेकिन वो कोमा में चला गया है। कब होश में आएगा कोई पता नहीं। जब ये बात कियोंग को पता चलती है तो उसे काफी गुस्सा आता है ई हियोन पर कि उसे क्या जरूरत थी, उसने क्यों डोरिम को बचाया और अपनी जान खतरे में डाली। उधर डोरिम को लगता था कि ई हियोन का उस पर बहुत बड़ा एहसान है। वो उसके साथ स्वीट तो पहले ही था, लेकिन अब उसका बहुत बड़ा मोहसिन बन चुका था क्योंकि उसकी जान उसी ने बचाई थी और उसकी जगह खुद को घायल करा लिया था और अब जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। इसके अलावा मम्मी भी आती है और डोरिम से कहती है कि मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है और अब तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि तुम खामोश रहो और कभी भी कांगजू के सामने आने की कोशिश मत करना। रूमी बहुत हैरान थी कि आंटी खामोश क्यों हो गई हैं, ये क्यों नहीं कोई आवाज उठाती कियोंग की फैमिली के खिलाफ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ब्लैकमेल हो रही हैं। जबकि कियोंग अब कांगजू के साथ साथ रहती थी, लेकिन कांगजू ने थोड़ी बहुत चीज़ों में फ़र्क महसूस भी किया था, लेकिन अभी बहुत जल्दी था कि इससे पहले वो कोई बड़ा डिफरेंस फील करता। वो उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही फिर रहा था जैसे डोरिम के साथ फिर रहा होता है और इसी तरह से डोरिम उन दोनों को इकट्ठे बहुत खुश देखती है तो उसे तसल्ली हो जाती है और बस वो यही प्रार्थना करती है कि कांगजू हमेशा खुश रहे। अगर वो खुश है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर करूं। और इसके साथ ही वो अपनी वेडिंग रिंग उतार कर एक ट्री पर लगाती हुई वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये सारा कुछ रूमी ने देख लिया था और वो रिंग वो उठा लेती है। अब वो एक दफ़ा कियोंग को देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ है, तुमने कहीं खो तो नहीं दी, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि कांगजू तुमने वो रिंग किसी और को ही पहना दी हो। बस उसकी इतनी चिंगारी डालना बहुत था। आगे कांगजू खुद ही आहिस्ता आहिस्ता डॉट्स को कनेक्ट कर ही लेगा। जबकि उधर शमन के पास दोबारा से वो आत्मा आती है और वो उससे पूछता है कि आपने झूठ क्यों बोला था, वो लड़की मरी तो नहीं है, कोई शराब नहीं था उस फैमिली पर। तो आत्मा उससे कहने लगती मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बोलूं, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। और यही कहती हुई वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब एक दफा कांगजू के घर कियोंग आई हुई थी। वो उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और उससे कुछ बातें करता है, पुरानी यादें याद करता है, लेकिन कुछ बातें थी जो एग्जैक्टली कियोंग को याद ही नहीं थी और ना ही वो वैसा रिएक्शन देती थी जैसा कांगजू उससे चाहता था। अब वो उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है और स्ट्रीट फूड खिलाता है जो कि हमेशा से डोरिम की पसंद का खाना था, लेकिन आज वो खाना कियोंग से तो खाया ही नहीं जा रहा था। अब उसे थोड़ा थोड़ा शक बढ़ने लगता है। वो उसे एक पॉइंट पर लेकर आता है और उससे कहता है कि याद है यहाँ पर हम दोनों के बीच क्या हुआ था, तुमने उस दिन बहुत मोटा सा फर वाला कोट पहना हुआ था और सर पे क्या रखा हुआ था। अब कियोंग को कुछ समझ नहीं आती। वो कहती है हाँ ठंड बहुत थी ना, इसीलिए मैंने टोपी और कोट पहना हुआ था, लेकिन उस दिन ठंड तो बहुत थी, लेकिन उसने सेक्सी सा ड्रेस पहना हुआ था और सर पर विग लगाई हुई थी। वो इसी तरह के और भी बहुत सारे क्लूज पकड़ लेता है और उसके बाद उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुम वो नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था, तुम कोई और पर्सन हो। यहाँ पर वो पहचान चुका था। जबकि रूमी तलाश करती करती जिंजू के थ्रू एक दिन उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती और वहां पर डोरिम को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे सब पता चल गया है कि तुम कौन हो और कियोंग कौन है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी हुआ गलत हुआ, तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम इसके खिलाफ आवाज उठाओ और जाओ कांगजू को सब बता दो। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि कियोंग की मम्मी ने धमकी दी थी कि अगर उसे अपनी दादी जिंदा सलामत चाहिए तो वो अपना मुंह बंद रखेगी।
वरना जिंजू और उसकी दादी को मार दिया जाएगा। जबकि कांगजू अब रूमी से पूछता है कि हकीकत क्या है, तुमने मुझे कहा था कि मैंने किसी और को अंगूठी पहनाई, बताओ वो लड़की कहाँ है। लेकिन रूमी उससे कहती है कि तुमने उससे प्यार किया है ना, बहुत जल्दी पहचान लिया है, इसका मतलब है तुम्हारा प्यार सच्चा है और अब प्यार की परीक्षा है, जाओ और ढूंढ लो उसे, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली। एक दिन कांगजू का असिस्टेंट किम अपने साथ खाना पैक करा कर लाया था। ये जिंजू के रेस्टोरेंट से था। ये खाना देखते ही कांगजू को जरा भी दिक्कत नहीं होती। वो समझ जाता है कि ये किसके हाथ का बना हुआ खाना है और साथ ही साथ उसे क्लिक करता है कि हमेशा से उसकी पत्नी जिससे उसने प्यार किया था वो जिंजू के काफी क्लोज थी और उसी की खातिर उसने रिंग भी वापस रखी थी। इसका मतलब है कि जहाँ जिंजू है वहीं पर ही उसे अपना प्यार भी मिल जाएगा। अब वो दौड़ता हुआ जाता है और उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो अंदर जाकर देखता है तो देखकर वो हैरान रह गया था। कियोंग की एकदम जीरोक्स कॉपी उसके सामने बैठी हुई थी, लेकिन ये लड़की कोई और थी। ये वही थी जो उसका पहला प्यार थी और उसकी पत्नी भी। वो उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्यों मुझे धोखा दिया। तो वो कहने लगती है कि देखो मैं गरीब थी और अब इतने बड़े रेस्टोरेंट की मालिकन बनकर बैठी हुई हूँ। इसी सब के लिए मैंने ये सारा कुछ किया था, बहुत पैसा लिया है मैंने तुम्हें धोखा देने के बदले। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम अगर स्मार्ट होते तो मुझे पकड़ लेते, नहीं पकड़ सके। ये सुनकर कांगजू का बहुत दिल दुखता है और वो उसे कहता है कि आइंदा अपनी गंदी जुबान से कभी मेरा नाम ना लेना और मैं तुम्हें भुलाने वाला हूँ। लेकिन क्या करता, भुलाना तो चाहता था पर भुला नहीं पा रहा था। बार बार उसका ख्याल आता था और इतना गुस्सा आता था कि उससे बदला लेने का मन करता था। एक दफा उसके रेस्टोरेंट में दोबारा से जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम पैसे के लिए सारा कुछ करती थी ना। उसके सामने पैसा जमीन पर फेंकता है और उससे कहता है कि चुन लो ये पैसे और आज का दिन अपना मुझे दे दो। वो हर तरह से उसे धुतकारता था और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन इसी समय वो सारा टाइम असल वाली कियोंग के साथ था। अपनी मम्मी की मजबूरी की वजह से वो अपना मुंह तो नहीं खोल सकता था, लेकिन उसे एक्सेप्ट कभी भी नहीं किया था। ये सारा कुछ करते हुए उसे बहुत दुख भी फील होता है और यही अपना दुख वो रूमी से भी शेयर करता है। इवन कि उसे कह देता है कि मैं उसे जलाना चाहता हूँ और कियोंग को अपनी लाइफ से दूर करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन रूमी साफ इनकार कर देती है, कहती है कि माना मैं तुम्हें पाना चाहती थी, तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस तरह से कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे बदले का हिस्सा नहीं बनने वाली। बेचारे कांगजू का गम से बहुत बुरा हाल था। उसने जिसको अपना सारा कुछ दिया उसने उसे धोखा दिया था। इसी ख्याल से उसे तो कियोंग के चेहरे से ही नफरत हो गई थी। जब भी उसे देखता था डूरिम का ख्याल आता था। वो अक्सर ड्रंक भी हो जाया करता था। वो डूरिम का पीछा करता है और उसे ई हियोन के बारे में भी पता चलता है। वो देखता है कि वो ई हियोन की कितनी अच्छे से केयर कर रही है जबकि वो बीमार है। तो वो यहाँ पर भी उससे बहुत ही रूडली बिहेव करने लगा था। लेकिन अब की बार डूरिम का सबर जवाब दे गया था। वो भी उस पर काउंटर अटैक करती है और उसे मिस्टर कहकर बुला रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है कि मुझे कांगजू क्यों नहीं कह रही। तो वो कहती है तुमने ही तो बोला था अपनी जुबान से तुम्हारा नाम भी ना लूं। अब वो उसे इग्नोर कर रही थी और ये सारा कुछ कांगजू से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो एक दिन उसके रेस्टोरेंट पर जाता है। उसने पूरा रेस्टोरेंट बुक करा लिया था, जिसकी वजह से वो अपने सारे कस्टमर्स को वहाँ से भेज देती है। और उसके बाद जब वो खाना टेस्ट करता है तो कहता है कि ये तो बहुत बुरा खाना है, मैं अपनी बुकिंग कैंसिल कराता हूँ। वो यहाँ पर उसके सामने प्रोटेस्ट करना चाहती थी कि ऐसा नुकसान क्यों करा रहे हो मेरा। तो वो आगे से कहता है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे खाना पसंद ना आया तो मैं बुकिंग कैंसिल कर दूंगा। वो मैं था, तुम्हें धोखा दे रहा था। अगर तुम मुझे नहीं पकड़ सकते तो कसूर मेरा नहीं तुम्हारा है, ये तुमने ही तो बोला था। अब दादी ये सुनते ही उसे बाहर फेंक देती और तो और उसकी पिटाई भी लगाती हैं। अब वो अक्सर ही अपना काम काज छोड़कर उसके रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा रहता था और यहाँ पर वो ये अच्छे से देख सकता था कि वो बाकी गर्ल्स की तरह से नहीं है, खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ठीक से जानती है। और जब वो सारा दिन काम कर करके थक जाती थी तो आराम करने की बजाय अब वो हॉस्पिटल पहुंच जाती थी ई हियोन की केयर करने के लिए। आज वो भी ई हियोन को देखने के लिए आ जाता है और कहता है कि मेरा भी इससे कोई रिश्ता है। और जैसे ही वो देखता है कि वो उसकी बॉडी वाइप करने लगी है तो बहुत जेलस होता है और उससे कहता है कि छोड़ो ये काम मैं कर लूंगा। और फिर उससे पूछने भी लगता है कि तुम इंसान हो या फिर कोई रोबोट, क्या तुम्हें थकन नहीं होती, तुम इतना ओवरवर्क क्यों करती हो। तो वो भी उसे कह देती है कि मैं तुम्हारी तरह मुंह में सोने का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुई, मुझे ये सारा कुछ करने की आदत है। अब नेक्स्ट डे कांगजू के ग्रुप की तरफ से मीडिया को बुलाया गया था और उन्होंने वहां पर प्रॉपरली अनाउंस करना था कि वो कियोंग से शादी कर चुका है, इसलिए दोनों ग्रुप आपस में कोऑपरेट करेंगे। लेकिन इस स्पेशल इवेंट पर कांगजू पहुंचता ही नहीं है। इसकी वजह से उसकी मम्मी को भी बहुत एम्बैरेसमेंट होती और उसके साथ साथ कियोंग को और उसकी मॉम को भी। वो लोग बहुत कुछ सोशल मीडिया पर लीक कर देते हैं, यही सारा कुछ कि कियोंग की उससे शादी हो चुकी है। उन्होंने उनकी सीक्रेटली फोटोज भी ले ली थी।
अब कांगजू ऐसा करता है कि डूरिम को पकड़ता है और अपने साथ जबरदस्ती लेकर आता है अपने घर। कहता है कि मेरे डैड से मिलो, सिर्फ एक वही है जो इस टाइम पर हमारा साथ देंगे। मेरी मम्मी भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, देखना हम लोग एडमिट करेंगे और फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पर उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि ई हियोन को होश आ गया है और वो तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाती है। वो ई हियोन को देखकर बहुत खुश हुई थी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, और इस बात की खुशी कांगजू को भी हुई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके प्यार की अगर किसी ने जान बचाई थी तो वो ई हियोन था, और उसका ये एहसान कांगजू पर हमेशा रहेगा। कांगजू को अब ये सारा कुछ पता चल चुका था कि डूरिम ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपनी मजबूरी में आकर किया था, लेकिन उसे सच्चा प्यार तो हो ही चुका था, वरना वो अपनी जान को दांव पर ना लगाती। चाहे उसे जितना भी पैसा दिया जाता, इस शराब की वजह से कोई और लड़की उससे शादी नहीं कर रही थी, लेकिन वो एक रात के लिए ही सही उसकी दुल्हन बनने को तैयार थी। अब मम्मी भी बार बार कांगजू से विनती करती है कि मेरा राज राज ही रहने देना, प्लीज कियोंग को ही अपना लो, वरना ना सिर्फ हमारे ताईजंग ग्रुप को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि उसके साथ साथ मम्मी के फैमिली बिजनेस को भी नुकसान होगा। और अगर नानी को सारी दुनिया के सामने एक मर्डरर घोषित कर दिया गया तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। अब इन सारी मजबूरियों की वजह से कांगजू खामोश था, और वैसे भी उसने कोशिश की थी डूरिम को अपने साथ लाने की, स्टैंड लेने की, लेकिन उसी ने उसका साथ नहीं दिया था। तो अब एक दफा कियोंग का और डूरिम का आमना सामना होता है हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर कियोंग उसके सामने ही उसके प्यार को लेकर चली जाती है, ये दिखाकर कि देखो मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ तो जीत मेरी ही होगी। जबकि अभी ई हियोन हॉस्पिटल में ही था और डूरिम रोजाना उसकी केयर करने के लिए जाती थी, और उसने उसकी वही टाई दोबारा से बिल्कुल ठीक कर दी थी पहले जैसी, जिसमें वो बहुत जख्मी हुआ था और वो बहुत खराब हो चुकी थी। उधर रूमी की अब डूरिम से काफी अच्छी बन गई थी, और उसे उसकी सारी मजबूरियों का भी रियलाइज हो चुका था। उसे ये मालूम पड़ गया था कि किस तरह से कियोंग की मम्मी ने उसे ब्लैकमेल किया हुआ है जिंजू की और उसकी दादी की जान को खतरे में डालने को लेकर। ई हियोन को भी ये बात पता चलती है कि वो लोग कल दोबारा से मीडिया के सामने अनाउंस करने लगे हैं सारी हकीकत। यही बताएंगे कि दोनों ग्रुप्स कोऑपरेट करेंगे और इनकी शादी भी हो चुकी है। ये बात सुनकर ई हियोन बहुत तड़पता है और तुरंत ही हॉस्पिटल से कांगजू के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो लड़की डूरिम तुमसे कितना प्यार करती है, प्लीज उसके साथ ऐसा ना करो, तुम स्टैंड लो और उसे अपने साथ ले जाओ, कहीं दूर ले जाओ इस दुनिया से। लेकिन वो तुम्हारे बगैर हमेशा तड़पती रहेगी और किसी और को अपनी लाइफ में स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा जुल्म ना करना। लेकिन कांगजू उससे कह देता है कि मैं वही करूंगा जो ठीक होगा, और उसके बाद ही हियोन जाता है और डूरिम को गले लगा लेता है। उसे लगता है कि इसे बहुत दुख मिलने वाले हैं, लेकिन कांगजू भी आता है और डूरिम को एक दफा दोबारा से मिलता है। वो उसे गले लगाती है और उससे कहती है कि मैं बहुत मजबूर हूँ, और हाँ ये तुम्हारी कंपनी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तुम लोग ऊपर जाओगे, तरक्की करोगे, और तुम अपने फादर और ग्रैंडफादर से भी बढ़कर ज़्यादा टैलेंटेड हो, इस कंपनी को बहुत आगे लेकर जाओगे, मैं तुम्हें बेस्ट विशेस देती हूँ, प्लीज़ अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। और बस इसके साथ ही वो ब्रेसलेट उतार कर रख देती है, जिसे वो आत्मा उठाकर दोबारा से वापस ले गई थी। अब उसके बाद वो जाती है और मम्मी को रेस्टोरेंट के पेपर्स वापस कर देती है। कहती है कि अगर मैंने ये रख लिया तो मैं आपकी तरह से सेल्फिश हो जाऊंगी, मैं ये नहीं रख सकती, और हाँ जैसे ही ई हियोन डिस्चार्ज होगा इस हॉस्पिटल से मैं वापस अपने गाँव चली जाऊंगी। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कांगजू सबके सामने आता है और बताता है कि किस तरह से उसे जिंदगी में एक दफा पहली दफा प्यार हुआ था और भावनाओं की भी समझ आई थी। उसका दिल किसी के लिए धड़कने लगा था और उससे उसने शादी भी कर ली है, और वो लड़की डूरिम है। वो सबको असली नाम बता देता है। उसने अपने या अपने ग्रुप के किसी नुकसान की कोई परवाह नहीं की थी, उसने वही किया था जो उसे ठीक लगा था। और यह हकीकत यहाँ पर डैड को भी पता चलती है कि डूरिम कोई और लड़की और कियोंग कोई और। एक दफा तो वो बेचारे बेहोश ही हो जाते हैं। लेकिन कांगजू मेंटली बहुत स्ट्रांग था और उसे पता था कि मैंने सब चीज़ों का कैसे मुकाबला करना है, बेशक नुकसान ही सही, लेकिन इस समय कोई एक इंसान था जो उसके साथ था, और वो उसके डैड थे, जो अभी भी उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है, हकीकत ही बोलनी चाहिए थी। जबकि नेक्स्ट डे ई हियोन का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का दिन आ गया था। इस दिन डोरिम उसे बहुत अच्छे से अपने हाथों से रेडी करती है, और ये सारा कुछ देख देख के कांगजू सिर्फ जेलस ही हो सकता था, वही होता रहता है। और फिर उसके बाद ई हियोन दादी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आता है। यहाँ पर जबरदस्ती कांगजू भी वहाँ आ गया था। दादी पहले तो उसे देखकर गुस्सा करती हैं, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पड़े एक पोस्टर के थ्रू कांगजू को पता चल जाता है कि ये यहाँ से चोरी चोरी निकलने की तैयारी में है। वो ई हियोन को भी बता देता है और साथ ही साथ उससे कहता है कि तुम स्टैंड लो, कहीं ना भागो, और उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुमसे कल भी जितना प्यार करता था आज भी उतना ही करता हूँ, बस मुझे दादी का आशीर्वाद चाहिए और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट रेस्टोरेंट में कोई और आता है स्पेशल पर्सन, और वो थे कांगजू के डैड मिस्टर चोय।
यहाँ पर डोरीम उनको देखती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन डरी भी हुई थी। कांगजू की फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट उसे डैड से ही मिली थी और आज भी वो बिल्कुल पहले जैसे थे। उसके हाथ का बना हुआ खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने जो किया मैं समझ सकता हूँ, मजबूरी में किया, और ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हो और मेरी तरफ से, मेरे दिल से मैं मानता हूँ कि तुम ही मेरी बहू हो। अब उसके बाद ई हियोन आता है और डोरीम को सारा सच बता देता है। कहता है कि मेरी मॉम के पास कांगजू की फैमिली का एक बहुत बड़ा राज है और उसके होते हुए भी कांगजू ने सारी दुनिया के सामने तुम्हें स्वीकार किया है। उसने अपने फैमिली बिजनेस को दाव पर लगाया है, अपनी फैमिली के रेपुटेशन को भी। इसके बावजूद अगर तुम्हारा साथ उसे ना मिले तो फिर इस सब का क्या फायदा। जैसे ही डोरीम को ये बात पता चलती है तो तुरंत ही दौड़ती हुई जाती और जाते ही कांगजू के ऑफिस में पहुंच उसे गले लगाती है और उससे कहती है कि अब जो भी है हम इकट्ठे ही उसका सामना करेंगे। उन दोनों का दोबारा से पैचअप हो चुका था, जबकि कियोंग की मम्मी गुस्से से पागल हो रही थी। अब उन्होंने अपनी आखिरी चाल चलनी थी और वो ये थी कि वो कांगजू की नानी का राज दुनिया के सामने ले आए, लेकिन ऐसा करने में भी उन्हें देरी हो जाती है। उससे पहले ही कांगजू प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और सबको सच सच बता देता है कि किस तरह से हमारी फैमिली के बारे में एक र्यूमर थी और उसी को लेकर मेरी नानी ने मेरे डैड की पहली वाइफ को मार डाला था। वो एक मर्डरर है, इसी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। अब ये सारा कुछ करने के बाद कियोंग और उसकी मम्मी के पास कुछ भी नहीं बचा था। कांगजू ने भी फैसला किया था कि जो नुकसान है हम उसका सामना करेंगे, लेकिन कभी भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। और इसके साथ ही उसने अपनी मम्मी को कन्विंस कराकर उनकी तरफ से कियोंग की मॉम पर केस भी करा दिया था ब्लैकमेलिंग का, और उसके साथ साथ डोरीम पर अटैक का भी, कि उन्होंने उस पर मर्डर अटेम्प्ट किया है। इसके साथ ही अब कियोंग की मम्मी पुलिस स्टेशन पहुंची हुई थी और उन्हें बहुत बड़े केस का सामना करना था। और इस केस का सामना करते हुए ऑफ कोर्स ना तो उनके ग्रुप की कोई भी रेपुटेशन रहेगी और ना ही उनका कोई बिजनेस रहेगा। कियोंग अब बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और वो सीधा जाती है और कांगजू की मम्मी के सामने नील डाउन करके उनसे विनती करती है कि आप अपना केस वापस ले लें और मेरी मम्मी को बचा लें। यहाँ पर वो उसे सिर्फ इतना ही कहती है कि क्या तुम्हें अंदाजा है एक अपराधी की बेटी होना कैसा लगता है? जो तुम्हारे पर बीता है वही मेरे पर भी बीता है। और वो केस वापस लेने का फैसला कर लेती है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फैसला किया था कि अब इस घर में उनकी ना तो कोई इज्जत बची है ना ही कोई जगह, उन्हें कोई अधिकार नहीं यहाँ रहने का अपनी मम्मी के जुर्म के बाद। और वो मिस्टर चॉय से डिवोर्स लेने का भी फैसला करती हैं। जबकि उधर कांगजू आज सोना चाहता है डोरीम की फैमिली के साथ, और वहाँ पर उसे एक नया ही एक्सपीरियंस देखने को मिला था जो उसने लाइफ में कभी भी पहले नहीं किया था। वो आज कर रहा था सिर्फ और सिर्फ डोरीम के प्यार में। यहाँ वो जबरदस्ती उसे अपने साथ पकड़ लेता है और उसके साथ सेल्फीज भी बनाता है। ये सारा कुछ करते हुए दादी भी उन्हें देख लेती है, लेकिन वो खुश थी कि उनकी डोरीम की लाइफ में प्यार आ रहा है। और फिर नेक्स्ट डे कांगजू डोरीम के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था और उससे कहता है कि मेरी टाई तो बांध दो। एक्चुअली वो तब का जेलस था जब से उसने देखा था कि उसने ई हियोन की टाई बांधी है। अब वो उसके भी टाई बांधती है और फिर वो बहुत खुशी खुशी अपनी वाइफ को मिलने के बाद अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन आज उसे कियोंग की तरफ से एक मैसेज मिला था। वो कहती है कि मैं ये देश छोड़कर जा रही हूँ, आखिरी दफा तुमसे मिलना चाहती हूँ। हम फ्रेंड्स तो थे, उसी खातिर एक दफा आ जाओ, तुमसे आखिरी दफा माफी मांगनी है। जबकि डोरीम को एक बुरा सपना आता है और उसके साथ ही उसे लगता है कि जैसे उसका ब्रेसलेट टूटकर बिखर गया है, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो ब्रेसलेट उसके पास ही पड़ा हुआ था। उधर कियोंग ने आज कांगजू को बुलाया था। वो उससे माफी भी मांगती और उससे कहती है कि प्यार तो मुझे तुमसे बहुत था, लेकिन शायद हमारे नसीब इकट्ठे नहीं थे। और उसके बाद वो एक ड्रिंक में कुछ मिलाती है और अपने साथ कांगजू को भी ड्रिंक करा देती है। वो जैसे ही वहाँ से उठकर जाता है तो पीछे कियोंग बेहोश हो गई थी। एक्चुअली उसने अपनी ही ड्रिंक में मेडिसिन मिलाकर खुद की जान लेने की कोशिश की थी। इस सारा कुछ की वजह से कियोंग पर जो बीतती है उसकी मम्मी को पता चलती है तो वो तुरंत ही दौड़ती हुई जाती है और डोरीम के रेस्टोरेंट पर जाकर उससे बदला लेने की कोशिश करती है। अपनी बेटी के प्यार में वो अंधी हो चुकी थी, उसकी जान लेने ही वाली थी कि यहीं पर ही वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और हमें पता चलता है कि कियोंग की मम्मी का दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में उन्होंने इसी तरह का अपराध किया था और वो इसी आत्मा के साथ था। इस लड़की का नाम पिछले जन्म में स्टार हुआ करता था और वो चॉय फैमिली के लिए काम करती थी, उनकी एक सर्वेंट थी। लेकिन उसके बॉस का उस पर दिल आ गया था और वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को साइड पर छोड़कर उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे। लेकिन वो लड़की कुछ भी बोल सुन नहीं सकती थी, उस पर बहुत सारे इल्जाम भी लगे थे। जिसके बाद एक दफा मास्टर उसे वहीं पर ही छोड़कर बाहर कहीं चले गए थे और पीछे उसने उनके बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन उनकी होने वाली पत्नी के ऑर्डर्स पर इस लेडी ने उसकी जान ले ली थी और उसके बाद उसके बच्चे को भी मारना चाहती थी, लेकिन उसके बच्चे को किसी और ने बचा लिया था जिसकी शक्ल अब बिल्कुल डोरीम जैसी दिखती है। अपने पिछले जन्म की जैसे ही उसे सारी यादें आती हैं तो उसके बाद कियोंग की मम्मी की तो हालत खराब हो जाती है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हैं।
जबकि कांगजू बहुत खुश था क्योंकि उसने डोरिम को दोबारा से पा लिया था। वो उसे फिर से आज अपने घर लेकर जाता है। यहाँ पर उसके हाथ से कुछ गिर जाता है तो वो उसे ब्लैकमेल करता है कि बहुत महंगी चीज थी, इसके बदले मैं तुमसे किस लूंगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक परफॉर्मेंस शील्ड थी। अब मिसेस चोए का उस घर से जाने का समय आ जाता है। सारे लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुक रही थी और कहती थी कि एक तो मैं डोरिम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, दूसरा मेरा अब इस घर पर कोई अधिकार नहीं, अब उसे बुलाओ और वही मेरी जगह लेगी। इसके साथ साथ डोरिम के बारे में सोशल मीडिया पर भी बहुत बुरी बुरी अफवाहें फैल रही थी। कोई था जो ये कैंपेन चला रहा था और वो थे कियोंग के चाहने वाले। उस पर एक दो दफा हमला भी किया जाता है। हमेशा कांग जो उसकी साइड लेता था, जबकि कियोंग वो बच तो गई थी लेकिन उसकी जुबान बिल्कुल बंद हो गई थी। वो म्यूट हो चुकी थी, बोल नहीं सकती थी। इसी वजह से सारे लोगों की हमदर्दियां उसके साथ थी और सब समझ रहे थे कि डोरिम नहीं, कियोंग से उसके होने वाला पति छीन लिया है। इसी नेगेटिविटी की वजह से उसे लग रहा था कि वो यहाँ रहने के काबिल ही नहीं है। वो फैसला करती है कि वो यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी क्योंकि इस सब नेगेटिविटी की वजह से कांगजू के बिजनेस पर बहुत इफेक्ट हो रहा था। पहले ही वो लोग डाउन में जा रहे थे लेकिन अब उनके शेयर्स की वैल्यू और गिरती जा रही थी। ये उसका फैमिली बिजनेस था, अगर ये गिर जाता तो इसके बाद डोरिम कभी भी खुद को माफ ना कर सकती थी। तो वो एक दिन कांगजू को फोन करती है। वो लोग फोन पर आखिरी बात करते हैं रात को और रोते रोते डोरिम कॉल काटती है। नेक्स्ट डे से वो शहर छोड़कर चली गई थी और कांगजू के पास बचता है सिर्फ और सिर्फ डोरिम का एक लेटर, जिसमें वो कह रही थी कि अगर समय सही हुआ तो हम जिंदगी में दोबारा मिलेंगे, लेकिन अभी हमें अलग हो जाना चाहिए। उधर फाइनली थोड़े अरसे बाद कियोंग ठीक हो जाती है और वो अपनी मम्मी से मिलती है और उसे बताती है कि सारी गलती हमारी थी, जो भी हमारे साथ बुरा हुआ है वो वही है जो हमने बोया था और हमने काटा है। और कांग जो बेचारा वो तो बस बेबस सा होकर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो डोरिम को तलाश करे तो करे कहाँ, वो कहाँ चली गई है, इस देश में किस जगह पर है, उसे कोई अंदाजा नहीं था। और उधर डोरिम हमें दिखाते हैं कि वो तो प्रेग्नेंट भी है और उसे देखते ही उस आत्मा को अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं। स्टार को याद आता है कि किस तरह से उसने भी अपने बच्चे को जन्म दिया था लेकिन उसी टाइम पर उसे मार दिया गया। इसी वजह से आज तक उसकी आत्मा भटकती आ रही है, लेकिन उसका बच्चा उस मास्टर की होने वाली पत्नी ने अपने पास रख लिया था और इसी के थ्रू अब चॉय फैमिली का वंश चल रहा है। यानी कि उसे कभी भी ग्रैंड मदर होने का स्टेटस तो नहीं मिला लेकिन चॉय फैमिली में वो सबकी मदर ही लगती है। उधर डोरिम ने अपनी छोटी सी दुनिया बसाई हुई थी और उसका बेटा था जिसका नाम उसने कांगरिम रखा था अपने और कांगजू के नाम को मिक्स करके। और डैड ने भी फाइनली अपने दिल में मिसेस चोय को जगह दे ही दी थी। उन्हें रियलाइज हो गया था कि उन्होंने गलत किया है। वो उसे मनाकर वापस ले आते हैं और साथ ही साथ अपने बेटे को भी कहते हैं कि देखना तुम्हारी जिंदगी में भी जरूर बाहर आएगी। कांगजू ने उसकी तलाश कभी भी नहीं छोड़ी थी और उसे एक क्लू मिलता है। वो उसी शहर में जाकर उसे तलाश करने लगता है लेकिन शाम तक भटकता रहता है। निराश होकर वापस जा रहा था कि यहाँ पर उसके कदमों के आगे एक डोरी आकर गिरती है और वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो ये वही डोरी थी जिसने उसे और डोरिम को आपस में जोड़ कर रखा हुआ था। उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे और किस्मत ने उन्हें वापस मिला दिया था। वो अपने बेटे से भी मिलता है और उसके बेटे ने हमेशा से उसकी फोटोज देखी थी और वो उसे देखते डैड डैड कहने लगता है। अब बहुत कुछ बदल गया था, सब चीजें शांति में थी और लोगों के सामने जब डोरिम की असल कहानी आती तो उन्हें पता चलता है कि इन दोनों का प्यार कितना शुद्ध था। और फिर हमें दादी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलता है। दादी की शादी भी जबरदस्ती चॉय फैमिली में कराई जा रही थी और वो थी कांगजू के दादा से, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो तो किसी और से प्यार करती थी। इसी रात जब वो दुल्हन बनी हुई थी तो कांगजू के दादा ने उन्हें एक राज बताया था और वो ये था कि मैंने खुद ही ये अफवाहें उड़ाई हैं क्योंकि मेरे दादा और मेरे डैड की एक्सीडेंटली पहली दुल्हन की डेथ हो गई थी। इसी वजह से ये बात फैलाई है कि हम पर श्राप है। श्राप कोई नहीं, बस मैं किसी बड़ी अमीर फैमिली में नहीं तुमसे शादी करना चाहता था इसलिए। यानी कि श्राप की सारी खबरें बहुत सालों से गलत चली आ रही थी लेकिन दादी उनसे प्यार नहीं करती थी। उन्हें बेहोश करके वहां से गायब हो गई थी और उसके बाद जाते जाते खाई के पास अपना एक जूता छोड़ गई थी जिससे सबको यही लगा था कि इस दुल्हन की भी डेथ हो गई है। और दादाजी ने भी ऑफ कोर्स अपनी इज्जत रखनी थी, इसलिए सारी दुनिया को यही कहा था कि आत्मा ने इस दुल्हन की भी जान ले ली है। और बस वहीं से ही इन अफवाहों का सिलसिला चलता रहा था। अब कियोंग भी काफी बदल चुकी थी और उसे रियलाइज हो गया था कि इस तरह से नफरतें बांटने से कुछ नहीं मिलेगा। वो डोरिम से माफी भी मांगती है और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मम्मी और डैडी ने डोरिम को एक्सेप्ट कर ही लिया है। ई हियोन भी अपनी लाइफ में काफी खुश नजर आ रहा था और उसका बिजनेस भी स्टेबल जा रहा था। डोरिम उसे एक अच्छे फ्रेंड की तरह से अक्सर मिलती थी, जबकि जिंजू उसने एंगेजमेंट कर ली थी और वो भी असिस्टेंट किम से उसकी लाइफ भी सेट जा रही होती है। अब उसके बाद वो लोग घर पर एक मेमोरियल रखते हैं। इस एनिवर्सरी में उन्होंने स्टार को स्पेशल स्टेटस दिया था, उसी आत्मा को जो कि उन सब की ग्रेट 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 ग्रैंड मदर लगती थी।
इसकी वजह से वो बहुत खुश हुई थी और आज वो शमन के पास आकर बताती है कि बहुत सालों बाद मुझे भी किसी ने एक्सेप्ट किया है और स्वीकार होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जबकि डोरिम कांगजू और उसके मम्मी डैडी के साथ बहुत अच्छा समय बिताती है। वो लोग एक फैमिली की तरह बहुत खुश नजर आ रहे थे और मम्मी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। जबकि कांगरिम वो अक्सर ही आउट हाउस में पाया जाता था और वहाँ पर वो उसी आत्मा यानी कि अपनी पता नहीं कौन सी दादी के साथ अक्सर ही खेला करता था। और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।